अच्छा ठीक है साउंड। हाँ भाई गुड इवनिंग। अब ठीक है साउंड? ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। और कौन कौन सा बचा हुआ है? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, डीवीएम और पोटेंशियोमीटर। तो पहले अपन पढ़ रहे हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? करंट ट्रांसफॉर्मर, करंट ट्रांसफॉर्मर, और दूसरा क्या होता है? पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। सीटी एंड पीटी जिसको आप बोल के चलते हो, सीटी एंड पीटी। और आपने पावर सिस्टम में पढ़ा होगा कि अभी अपन फिलहाल पीटी को बहुत कम यूज करते हैं, बहुत रेयरली यूज करते हैं। पीटी की जगह पर एक नई अपन एक डिवाइस यूज करते हैं, उसका नाम क्या होता है, कोई बताएगा? अभी अपन पीटी को अपन पावर सिस्टम में बहुत कम यूज कर रहे हैं और उसको अपन रिप्लेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू डिवाइस। उसका नाम क्या होता है? सीवीटी। एकदम सही है आनंद, सीवीटी। तो अपन सीवीटी की हेल्प से अपन क्या कर रहे हैं? अपन पीटी को अभी अपन रिमूव कर रहे हैं। तो मोस्टली अपन सीवीटी यूज करते हैं। तो पीटी में से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है? पीटी में से कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है। क्वेश्चन आपको मेनली पूछा जाता है सीटी में से, क्योंकि सीटी को अपन पावर सिस्टम में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आपको पता है कि जहां पर भी रिले होती है वहां पर क्या होता है, जहां पर रिले कनेक्टेड है वहां पर करंट ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका मतलब क्या होगा? करंट ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आता है, बट पीटी में से कोई क्वेश्चन आता नहीं है और कोई दिया भी नहीं जाएगा आपको टेस्ट सीरीज में से। तो अपन यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? ओनली सिर्फ करंट ट्रांसफार्मर। सीटी और पीटी क्या काम करते हैं? अच्छा, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? अगर हम पहले देखें कि आपसे बोल दिया जाए कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो देखो अगर मुझे क्या करना है, सपोज ये मान के चलो ये मेरे पास में लोड है और इस लोड में से 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो मुझे इस 10 एम्पियर करंट को मेजर करवाना है, तो मैं क्या करूंगा? यहां पर एमीटर यूज कर लूंगा। वो एमीटर क्या काम करेगा? मुझे 10 एम्पियर करंट को मेजर करके दे देगा। लेकिन अगर मुझे ऐसा बोल दिया जाए कि मुझे 100 किलो एम्पियर करंट को मेजर करवाना है, अब मैं हर 100 किलो एम्पियर करंट को बाय यूजिंग एमीटर मेजर करवा सकता हूं क्या? मेजर तो देखो मैं करवा सकता हूं, लेकिन कैसे? मेजर तो मैं करवा सकता हूं, लेकिन क्या होगा? अगर मुझे क्या करना पड़ेगा? हाई करंट मेजर करवाना पड़ेगा, तो इसकी हाई रेटिंग का एमीटर डिजाइन करना पड़ेगा। और आपको पता होगा किसी भी इक्विपमेंट की साइज जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है रेटिंग। यानी अगर आप उसकी साइज रेटिंग बढ़ाओगे तो साइज उसकी बढ़ेगी, ठीक है? तो अगर मुझे क्या करना है, 100 किलो एम्पियर करंट अगर एमीटर से मेजर करवाना है, तो मुझे क्या होगा? मुझे एमीटर जो है वो बड़ा एमीटर डिजाइन करना पड़ेगा, जिसकी साइज क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। सपोज मान के चलो इतने कमरे जितना बड़ा एमीटर है और मैं लेके जा रहा हूँ करंट मेजर करवाने के लिए। क्या प्रैक्टिकली आपके लिए इकोनॉमिकल होगा और क्या पॉसिबल होगा कि अपन क्या करें? उसके लिए अपन करंट मेजर करवाने के लिए अपन क्या करें? इतने कमरे जितना बड़ा एक एमीटर लेके जाए? नहीं, ठीक है? तो वो अपने लिए इकोनॉमिकल नहीं होगा। तो अगर जब भी मुझे हाई करंट मेजर करवाना है, तो हाई करंट मेजर करवाना है या फिर हाई वोल्टेज मेजर करवाना है, उसके लिए अपन क्या करते हैं? हाई करंट और हाई वोल्टेज मेजर करने के लिए अपन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ठीक है? तो ऐसा मत बोलना कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर अपने को हाई करंट और हाई वोल्टेज मेजर करके देगा। नहीं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या काम करेगा? तो करंट ट्रांसफार्मर जो होगा इस वेरी हाई करंट को स्टेप डाउन करके लो करंट में ले आएगा। और करंट को तो मेजर कौन करेगा? एमीटर ही मेजर करेगा, ठीक है? तो करंट ट्रांसफार्मर जो होगा वो अपन क्या बोल सकते हैं कि हाई करंट को लो करंट में क्या करेगा? स्टेप डाउन कर लेगा। और उसको अपन किससे मेजर करवा लेंगे? बाय यूजिंग एमीटर से। सिमिलरली पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या करेगा? तो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में क्या करेगा? स्टेप डाउन कर लेगा और उसको अपन इजीली किससे मेजर करवा देंगे? वोल्टेज से, वोल्टमीटर से, ठीक है? तो यहां पर करंट और वोल्टेज को मेजर करने का काम तो यहां पर भी एमीटर वोल्टमीटर ही करेंगे, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या काम करेंगे? उस वेरी हाई करंट को या वेरी हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन करने का काम करेंगे। क्लियर है? ठीक है, समझना। करंट ट्रांसफार्मर सपोज मान के चलो ये मेरे पास में क्या है? ये मेरे पास में क्या है? लोड है। और इस लोड में से क्या होगा? वेरी हाई करंट फ्लो हो रहा है। इस लोड में से क्या है? वेरी हाई करंट फ्लो हो रहा है। और इस करंट को मैं लेके चल रहा हूं प्राइमरी करंट। अगर ये प्राइमरी करंट वेरी हाई करंट है, मुझे इसको मेजर करवाना है, तो मैंने क्या बोला कि वेरी हाई करंट को अपन बाय यूजिंग एमीटर अपन मेजर नहीं करवा सकते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस वेरी हाई करंट को स्टेप डाउन करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? यहां पर एक ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। यहां पर अपन क्या काम करेंगे? एक ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। तो ये मैं आपने पढ़ चुके हो मशीन के अंदर ट्रांसफार्मर, आपने पढ़ा होगा इस तरीके से।
कि ट्रांसफार्मर में क्या होगा, एक मेरे पास में क्या होगा, आपको पता है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग नहीं होती, वो सब मशीन के पॉइंट है ना, मशीन के पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ मैं, जस्ट यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी बोल के चल रहा हूँ, लेकिन आपको वैसे पता है मशीन के अंदर कोई प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग नहीं होती है, एचवी और एलवी वाइंडिंग होती है। बट मैं रिप्रेजेंटेशन से या एक्सप्लेनेशन के लिए प्राइमरी सेकेंडरी वर्ड में यूज करूंगा यहाँ पर ओनली, ठीक है। तो समझना, ये मेरे पास में क्या होगी, प्राइमरी वाइंडिंग होगी और इधर सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। और अगर मैं मान के चल रहा हूँ प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, एनपीए, और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स क्या है यहाँ पर, एनएसए, तो आपको इतना पता है मशीन के अकॉर्डिंग कि ईपी डिवाइड बाय ईएस इज इक्वल टू एनपी डिवाइड बाय एनएस इक्वल टू आईएस डिवाइड बाय आईपी। ये रिलेशन आपको पता होगा, जिसको आप लिखते हो E1 डिवाइड बाय E2 इज इक्वल टू N1 डिवाइड बाय N2 इज इक्वल टू I2 डिवाइड बाय I1। यहाँ पर P का मतलब प्राइमरी होगा और S का मतलब क्या होगा, सेकेंडरी। यहाँ पर जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, P का मतलब होगा प्राइमरी और S का मतलब क्या होगा, सेकेंडरी। S का मतलब क्या होगा, सेकेंडरी। ये वर्ड मैं यहाँ पर यूज करके चल रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ, मैंने क्या बोला था कि ये प्राइमरी का करंट क्या है मेरे पास में, वेरी लार्ज है। प्राइमरी का करंट क्या है मेरे पास में, वेरी लार्ज है। तो अपन क्या कर सकते हैं, उस लार्ज करंट को अपन अमीटर से मेजर नहीं करवा सकते, तो उसी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वेरी लार्ज करंट को मुझे स्टेप डाउन करके लो करंट में लेके आना पड़ेगा। तो देखो यहां पर मेरे पास में क्या है, तो यहां से अगर मैं चेक करूं तो IS डिवाइड बाय IP इज इक्वल टू क्या है, NP डिवाइड बाय NS। और मुझे सेकेंडरी में मैं क्या चाहता हूं कि ये प्राइमरी का करंट वेरी लार्ज है, तो ये स्टेप डाउन करके मुझे सेकेंडरी में करंट की वैल्यू कम दे दे और लो करंट को मैं बाय यूजिंग एमीटर इजीली मेजर करवा सकता हूं। तो समझना, मैं यहां पर अगर इसके अकॉर्डिंग लिखूं सेकेंडरी करंट, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी करंट डिवाइड बाय सेकेंडरी करंट इनटू एनपी डिवाइड बाय एनएस इनटू आईपी। ये आपका सेकेंडरी करंट होगा। तो आप क्या चाहते हो कि सेकेंडरी का करंट क्या होना चाहिए, लो या हाई, तो लो होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी का करंट वेरी लार्ज है। मैं इसको स्टेप डाउन करके लो करंट में लाकर एमीटर से मेजर करवा दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि सेकेंडरी का करंट लो होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ सेकेंडरी का करंट लो कब हो सकता है, ये प्राइमरी का करंट मेरे पास में वेरी लार्ज है, सेकेंडरी का करंट मैं चाहता हूं लो होना चाहिए। तो कब हो सकता है, जब प्राइमरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो, कम हो, ठीक है। प्राइमरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो सेकेंडरी का करंट भी क्या होगा, कम होगा या नहीं होगा। दूसरा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास में क्या हो, दूसरा काम क्या हो सकता है कि सेकेंडरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो, ताकि सेकेंडरी में जो करंट है वो भी क्या होगा आपके पास में कम फ्लो। यानी दोनों काम कर सकते हैं अपन। सेकेंडरी के करंट को अपन रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो प्राइमरी के अंदर क्या होगा, स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स यूज करके, और सेकेंडरी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स यूज करके। तो आप मुझे बताओ प्राइमरी में मैं क्या कर सकता हूं, स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स, तो आप मुझे बताओ स्मॉल कितने हो सकते हैं। मुझे क्या करना है, करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में लो नंबर मतलब स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स यूज करने हैं, ताकि क्या होगा मेरा सेकेंडरी का करंट कम हो। तो आप मुझे तो स्मॉल कितने हो सकते हैं, सबसे मिनिमम से मिनिमम कितने हो सकते हैं, तो कितना हो सकता है 1, ठीक है। मिनिमम कितना होगा, एक टर्न तो मुझे यूज करना ही पड़ेगा। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, आपको पता होगा पावर स्टॉर्म में भी सर ने बताया होगा कि करंट ट्रांसफार्मर हैज सिंगल टर्न प्राइमरी एंड मल्टीपल टर्न सेकेंडरी। कि करंट ट्रांसफार्मर में अपन प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स एक सिंगल टर्न यूज करेंगे, बट सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे मेरे पास में, लार्ज होंगे। क्योंकि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स लार्ज होगा तो सेकेंडरी का करंट उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि ये प्राइमरी, अगर मैं इसको बोल के चल रहा हूं तो प्राइमरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे बताओ, सिंगल, ठीक है। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग है जिसके अंदर सिंगल टर्न प्राइमरी है, बट सेकेंडरी के अंदर मैंने अभी क्या बोला हुआ है, सेकेंडरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, तो लार्ज होंगे। और मैंने क्या बोला था, अब सेकेंडरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स लार्ज होंगे तो यहां से जो सेकेंडरी का करंट होगा, यहां से जो सेकेंडरी का करंट होगा वो कम होगा, और इस कम करंट को मैं बाय यूजिंग एमीटर में इजीली मेजर करवा सकता हूं। तो ये एमीटर क्या करेगा, इस लो करंट को इजीली मेजर कर देगा। तो देखो IS करंट मेरे पास में आ जाएगा, IS करंट मेरे पास में आ जाएगा, एमीटर मेजर कर लेगा। इस ट्रांसफार्मर के अंदर मुझे इतना तो पता ही है, मैंने डिजाइन किया हुआ, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कितने रखे हैं वो भी मुझे नोन है। तो आप मुझे बताओ, ये भी नोन है, ये भी नोन है और ये भी नोन है। तो इजीली मैं क्या कर सकता हूं, प्राइमरी करंट की वैल्यू बता सकता हूं कि प्राइमरी करंट कितना होगा। और प्राइमरी करंट क्या होगा मेरे पास में, लार्ज होगा। तो भी मैं उसको बाय विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, हाई करंट को लो करंट में स्टेप डाउन करके बाय यूजिंग एमीटर अपन इजीली मेजर करवा सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट,
इन सभी पॉइंट में किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं? चलो ठीक है, यहां पर कुछ पॉइंट लिखना, कुछ पॉइंट लिखना। करंट ट्रांसफॉर्मर इज, ऐसे लिखना। फर्स्ट पॉइंट लिखना, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर आर यूज्ड, instrument transformers are used, instrument transformers are used, instrument transformers are used to step down the high voltage and high current are used to step down the high voltage and high current फर्स्ट हेडिंग लिखना करंट ट्रांसफॉर्मर, फर्स्ट हेडिंग लिखना करंट ट्रांसफॉर्मर, करंट ट्रांसफॉर्मर, करंट ट्रांसफॉर्मर। तो इसके अंदर लिखना इट हैज सिंगल टर्न प्राइमरी, इट हैज सिंगल टर्न प्राइमरी एंड मल्टीपल टर्न सेकेंडरी, इट हैज सिंगल टर्न प्राइमरी एंड मल्टीपल टर्न सेकेंडरी, single turn primary and multiple turn secondary, next point लिखना it is used to step down, it is used to step down the high current it is used to step down the high current and this high current and this step down current लिखना, this step down current on the secondary side, on the secondary side easily measured by ammeter, this step down current on the secondary side easily measured by ammeter, easily measured by ammeter, easily measured by ammeter। ठीक है आनंद, आपने बोला है कि सर ये तो स्टेप डाउन हो गया, आपने बोला हुआ है कि ये तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो गया, तो एकदम सही है, स्टेप डाउन है, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मर को है ना अपन अपने नॉर्मल एप्लीकेशन में यूज नहीं कर सकते कि आपको बोल दिया जाए कि इसको एज ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर यूज कर सकते हो क्या, नहीं। इसको अपन क्या करेंगे, बस हाई करंट को लो करंट में स्टेप डाउन करने का ही काम करेंगे। ठीक है, रिपीट करना है लास्ट पॉइंट। मैंने बोला इट इज यूज्ड टू स्टेप डाउन द हाई करंट एंड दिस हाई करंट ऑन द सेकेंडरी साइड, दिस हाई करंट, this step down current on the secondary side can be measured by ammeter, can be measured by ammeter। नेक्स्ट, क्या अपन एक्सपेरिमेंट करते वक्त सेकेंडरी वाइंडिंग को अपन ओपन सर्किट रख सकते हैं क्या सिटी के अंदर? अगर आपसे बोल दिया जाए कि वाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट क्या अपन करंट ट्रांसफार्मर की सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन सर्किट रख सकते हैं क्या अपन? नहीं, अपन कभी भी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर मैंने क्या किया, इसको ओपन सर्किट रखा, ठीक है, अगर मैंने इसको ओपन सर्किट रखा तो बताओ क्या होगा, यहां से अगर मैं चेक करूं तो देखो सेकेंडरी का वोल्टेज, अगर मैं वोल्टेज के रेस्पेक्ट में देखूं तो क्या होगा, NS डिवाइड बाय NP इंटू EP, और प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो इसका अंदर सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा होगा, और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो और भी इंड्यूस्ड EMF क्या होगा, वेरी हाई होगा। यानी अगर मैंने क्या किया हुआ है कि अगर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते वक्त अगर मैंने करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को अगर मैंने ओपन सर्किट रखा हुआ है, ठीक है, अगर मैंने ओपन सर्किट रखा हुआ है तो यहाँ पर जो EMF इंड्यूस होगा ES, और इधर कौन सा होगा EP, तो सेकेंडरी का जो इंड्यूस्ड EMF होगा वो क्या होगा, वेरी लार्ज होगा, और अगर वेरी हाई EMF इंड्यूस होगा तो आपको इतना पता है कि वो कोर को क्या कर देगा, सेचुरेट कर देगा। वेरी हाई EMF इंड्यूस होगा तो कोर को क्या कर देगा, सेचुरेट कर देगा। तो अपन क्या करते हैं कि कभी भी एक्सपेरिमेंट करते वक्त अपन कभी भी सेकेंडरी वाइंडिंग को अपन ओपन सर्किट नहीं रखते हैं, ये ध्यान रखना। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर ओपन सर्किट रखो या कुछ भी रखो, आप ये बताओ ES तो वैसे भी हाई होगा अगर इस फॉर्मूले से देखें,
अरे ये तो वैसे भी हाई होगा ना, और हाई होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा तो क्या कर देगा, शॉर्ट आपके पास में क्या होगा, इसके कोर को सैचुरेट कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जब मैं इसको एमीटर से कनेक्ट कर रहा हूं तो आपको पता है आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, अरे आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0। और अगर आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस अगर 0 हुआ तो ये तो इसने शॉर्ट कर दिया ना सेकेंडरी वाइंडिंग को, और सेकेंडरी वाइंडिंग को अगर शॉर्ट कर दिया तो आप मुझे बताओ ईएमएफ इंड्यूस कितना हो गया, 0 हो गया ना। और वैसे ही प्रैक्टिकल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी स्मॉल, और वेरी स्मॉल होगा तो यहाँ का जो ड्रॉप होगा वही मेरे लिए क्या होगा, यहाँ का इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होगा। इसका मतलब वो वैल्यू भी क्या होगी मेरे लिए, वेरी स्मॉल होगी। इसीलिए अपन क्या, अगर इसको ओपन रखेंगे तो फिर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, वेरी लार्ज होगा, बट एमीटर की वजह से यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा मेरे पास में, कम ही रहेगा, चाहे मेरे पास में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो। ये पॉइंट क्लियर है, जल्दी से बताओ, ये सारे पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट समझना, नेक्स्ट समझना, आपको एग्जाम में यहां पर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय बर्डन, बर्डन ऑफ सिटी, बर्डन ऑफ सिटी, बर्डन ऑफ सिटी से क्या समझते हो, क्या मतलब होता है बताओ, बर्डन ऑफ सिटी का मतलब आपको न्यूमेरिकल में पूछेगा कि फाइंड द बर्डन ऑफ सिटी, बर्डन ऑफ सिटी का मतलब क्या है, क्या फाइंड आउट करोगे। अगर मैं आपसे बोल दूं कि व्हाट डू यू मीन बाय द बर्डन ऑफ एनर्जी मीटर, बर्डन का मतलब क्या होता है, अपन बोलते हैं ना नॉर्मली, बार बार ये वर्ड यूज करते हैं अपन कि यार बहुत बर्डन चल रहा है, बहुत बर्डन चल रहा है। बर्डन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस, लोड, तो समझना बर्डन का मतलब क्या है। जैसे आप मुझे बताओ, मैंने भी आपको एनर्जी मीटर पढ़ाया था मॉर्निंग में, मैंने क्या बोला था कि आप क्या चाहोगे कि आपके लोड ने जितना पावर कंज्यूम किया हुआ है, बस वो लोड जितना पावर कंज्यूम कर रहा है आप उसी का पैसा पे करना चाहोगे। लेकिन अगर आपके एनर्जी मीटर ने खुद पावर कंज्यूम किया और उसका पैसा भी आपको पे करना पड़ रहा है, तो वो आपके लिए बर्डन का काम है या नहीं है, अरे वो आपके लिए एक्स्ट्रा बर्डन है या नहीं है। आप जो यूज कर रहे हो पावर उसका तो आपको वैसे ही पे करना पड़ेगा, तो उसको आप बर्डन नहीं बोल सकते कि मतलब मैं घर पे बैठा बैठा आराम से टीवी देख रहा हूं और यूनिट निकल रहे हैं और बिल मेरा ज्यादा आ रहा है तो मैं बोलूंगा बर्डन है, वो बर्डन नहीं है। ठीक है, बर्डन का मतलब क्या है कि मेरे लिए मैं यूजफुल पावर के अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा लोड मेरे ऊपर आया या एक्स्ट्रा मेरे पास में कोई प्रेशर हुआ तो उसको मैं क्या बोलूंगा, बर्डन। ठीक है, तो बर्डन ऑफ सिटी का मतलब क्या है कि अपन ने सेकेंडरी साइड में क्या यूज किया, एमीटर। अपन ने क्या सोच के एमीटर को कनेक्ट किया था कि एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 0 होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर ये एमीटर कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करेगा, बट प्रैक्टिकली आप मुझे बताओ एमीटर का रेजिस्टेंस होगा या नहीं होगा, अरे प्रैक्टिकली एमीटर का रेजिस्टेंस होगा या नहीं होगा, प्रैक्टिकली एमीटर का रेजिस्टेंस होगा। और अगर रेजिस्टेंस होगा तो आप मुझे बताओ एमीटर खुद पावर कंज्यूम करेगा या नहीं करेगा, एमीटर खुद पावर कंज्यूम करेगा। और अगर एमीटर खुद पावर कंज्यूम करेगा तो अपन नहीं चाहते हैं कि आपका एमीटर पावर कंज्यूम करना चाहिए, बट अगर वो कंज्यूम कर रहा है तो वो मेरे लिए किसका काम करेगा, बर्डन का काम करेगा। ठीक है, तो बर्डन ऑफ सिटी का मतलब क्या है, मैं मान के चल रहा हूं अगर एमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, जेडी है, इंपीडेंस क्या है, जेड ई है, उसको मैं लिख रहा हूं आर ई प्लस जे एक्सी। ये जेडी क्या है, एमीटर का इंपीडेंस है। तो आप मुझे बताओ बर्डन का मतलब क्या लिखोगे, तो आई एस स्क्वायर इंटू जेडी। ठीक है, आई एस स्क्वायर इंटू सेकेंडरी साइड के करंट का स्क्वायर इंटू इंपीडेंस, यही मेरे लिए क्या होगा, बर्डन होगा। तो ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी बर्डन पूछ लिया जाए, बर्डन ऑफ सिटी, उसका मतलब क्या होगा, आई एस स्क्वायर इंटू जेड ई आपको निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट क्लियर है, जल्दी से बताओ, ये पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट समझना। अब जो ये भी एक्चुअली देखो है तो ये भी ट्रांसफॉर्मर ही है, और आप मशीन पढ़ चुके हो, मशीन में आपने क्या किया होगा, इस ट्रांसफॉर्मर के इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, इसके लिए आपने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया होगा। तो सेम आप मशीन पढ़ चुके हो, मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि आपको ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना आता है। तो अगर मैं इस ट्रांसफॉर्मर के लिए अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट में ड्रॉ करूं तो क्या होगा बताओ, आपने ड्रॉ किया हुआ है इक्विवेलेंट सर्किट, तो ये क्या होगा आपके पास में, आरपी और जे एक्सपी। यहां पर क्या होता है, एक ब्रांच होती है जिसमें अपन एक आरसी और दूसरा क्या होता है, आईएम या एक्सएम, आरसी एक्सएम, और यहां पर करंट क्या होगा, आई नोट, और ये क्या होता है आपके पास में, कपलिंग।
और सेकेंडरी वाइंडिंग है तो उसका रेजिस्टेंस कितना है RE, रिएक्टेंस क्या है JXE, और इधर क्या कनेक्टेड है आपका अमीटर, और अमीटर का मैं लोड एज ए मान के चल रहा हूं। अभी मैंने आपको लिखा है नोटेशन कि लोड में अभी मेरे पास में क्या है अमीटर है, और अमीटर का रेजिस्टेंस में क्या लिख रहा हूं RE और JXE। ये क्या होगा RS, क्या होगा JXS। यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा ES, यहां पर क्या होगा EP, ये नंबर ऑफ टर्न्स क्या है NP, ये नंबर ऑफ टर्न्स क्या है NS। तो ये मेरे पास में, और यहां का वोल्टेज क्या होगा VP, यहां का वोल्टेज क्या होगा VS, इसमें से करंट क्या फ्लो हो रहा है IS, और यहां से करंट क्या आ रहा है IP। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये सारी चीजें आपको पता है। अरे पता है ना सब कुछ, ये सब कुछ पता है सभी को, ये सब कुछ पता है सभी को, ठीक है। तो यहां पर मैं एक नोटेशन यूज कर रहा हूं स्मॉल n। स्मॉल n क्या है, तो सेकेंडरी करंट डिवाइड बाय प्राइमरी करंट। इसको अपन क्या बोलेंगे टर्न्स रेशियो, इसको अपन क्या बोलेंगे टर्न्स रेशियो। लेकिन आपको बताइए, आप पावर मशीन के अंदर आप टर्न्स रेशियो क्या मतलब आप क्या लेके चलते हो कि N1 बाई N2 इक्वल टू A, या फिर जो भी आप नोटेशन यूज करते हो वहां पर, तो N1 अपॉन N2 को आप A लेके चलते हो। मैं यहाँ पर N2 अपॉन N, मतलब मेरे पास में क्या हो N इज इक्वल टू, अच्छा ठीक है, तो IS नहीं है, इसको ऐसा लिखो, ये है NS डिवाइड बाय NP है ना, IS नहीं है। टर्न्स रेशियो क्या होगा मेरे पास में NS डिवाइड बाय NP, ये मैं यहां पर मान के चल रहा हूं। बट आप इसको क्या लिखते हो मशीन के अंदर NP डिवाइड बाय NS, ठीक है। सेकेंडरी के प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी में लिखते हो, बट मैंने किस में लिखा हुआ है सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी के अंदर। तो थोड़ा सा मैं कुछ चेंज करूंगा, जो जो मैं चेंज करूंगा आपको मैं बता दूंगा। देखो यहां पर RS और XS का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग एंड रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। RE और XE क्या है, तो रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ अमीटर कोइल या अमीटर, आपके पास में अमीटर का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस क्या होगा वो रहेगा। ES क्या है सेकेंडरी वाइंडिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, EP क्या है प्राइमरी वाइंडिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, I नोट क्या है नो लोड करंट, RP और XP क्या है तो प्राइमरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है, ठीक है। इसके अलावा मैं इसका फेजर ड्रॉ करने के लिए कुछ और नोटेशन यूज करूंगा, और वो नोटेशन क्या क्या होंगे, तो मैं यहां पर एक डेल्टा यूज करूंगा नोटेशन, वो होगा आपके पास में एंगल बिटवीन VS एंड IS, एंगल बिटवीन VS एंड IS। ये वोल्टेज VS है, इधर से जो करंट आ रहा है इसमें करंट क्या फ्लो होगा IS करंट, दोनों के बीच का एंगल है। आप मुझे बता सकते हो क्या डेल की वैल्यू क्या होगी, डेल की वैल्यू क्या होगी बता सकते हो क्या? VS और IS के बीच का एंगल है वो डेल है, डेल की वैल्यू क्या होगी बता सकते हो आप? डेल की वैल्यू कैसे निकालोगे बता सकते हो? डेल की वैल्यू कैसे निकालोगे बता सकते हो? अरे आपको RE और XE पता होगा और डेल की वैल्यू निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो क्या, टेन इनवर्स XE डिवाइड बाय RE, टेन इनवर्स XE डिवाइड बाय RE। अब निकाल सकते हो इससे कि XE और RE के बीच का जो मेरे पास में एंगल होगा, मतलब XE डिवाइड बाय RE होगा, वही मेरा क्या होगा डेल होगा, ठीक है। नेक्स्ट सही है। नेक्स्ट डेल्टा, ये नोटेशन में यूज करूंगा, ये होगा आपके पास में एंगल बिटवीन ES एंड IS, एंगल बिटवीन ES एंड IS। ये ES है और ये करंट IS से, दोनों के बीच का एंगल। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, ये जो होगा वो होगा टेन इनवर्स XE प्लस XS डिवाइड बाय RE प्लस RS। अरे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या डेल? अरे ये क्लियर है कैसे लिखा हुआ मैंने, ठीक है। किसी को डाउट हो तो बता देना किसी भी टर्म में। नेक्स्ट मैं यहां पर एक और टर्म यूज करूंगा अल्फा। ये अल्फा होगा आपके पास में एंगल बिटवीन I नोट एंड फाई।
आई नॉट और फाई के बीच का एंगल में लेके चलूंगा अल्फा, ठीक है। तो ये सारे नोटेशन में यूज करूंगा और ये सारे काम भी आएंगे कि आई नॉट और फाई के बीच का जो फ्लक्स, फाई मतलब क्या होगा, फ्लक्स, ये क्या होगा आपके पास में, फ्लक्स। तो फ्लक्स और नो लोड करंट के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा आपके पास में, अल्फा एंगल रहेगा। तो चलिए मैं इन सभी नोटेशन को यूज करके अब मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। तो समझना, फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपने हो सकता, देखो मैं मशीन के कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, मैं पहले से बोल देता हूं कि यहाँ पर ऐसा मत बोलते ना कि सर ये वाइंडिंग का ओरिएंटेशन अपोजिट है, सर ये वाइंडिंग का ओरिएंटेशन यहाँ है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, सर फेजर तो अपोजिट आना चाहिए। वो सब कुछ आप कहाँ पढ़ चुके हो, मशीन में, ठीक है। वाइंडिंग का ओरिएंटेशन वो सब कुछ मैं एक जनरल जो लेके चलूंगा, जनरल जो अपन फेजर ड्रॉ करने के लिए अपन कभी भी बिना अगर अपने को बोल दिया जाए वाइंडिंग का ओरिएंटेशन देखकर अपन फेजर ड्रॉ करना चाहें तो जनरल लेंज लो के अकॉर्डिंग में ड्रॉ करूंगा यहाँ पर, ठीक है। जो अपन पहले अपन कॉलेज में ड्रॉ करने के लिए अपन कुछ ध्यान नहीं रखते हैं कि क्या वाइंडिंग का ओरिएंटेशन होगा, कहाँ डॉट होगा, कहाँ पर, तो मैं उस टाइप से ड्रॉ कराऊंगा। बाकी सब कुछ आप ड्रॉ कर चुके हो, ठीक है। तो जो मैं फेजर ड्रॉ कर रहा हूँ उसका वाइंडिंग का ओरिएंटेशन भी आपको ड्रॉ करना आता है कि कैसी वाइंडिंग का ओरिएंटेशन होगा तब ऐसा फेजर आएगा। दूसरा आपको ये भी आता है कि अपने पास डॉट कहाँ पर होगा, ठीक है। तो वो सब कुछ आपको पता है, मैं उन चीजों को बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यहाँ डॉट है, ये सी वाइंडिंग का ओरिएंटेशन है, वो सब आप पढ़ चुके हो। तो समझना, मैं एक जनरल फेजर ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में क्या है, ट्रांसफार्मर है, ठीक है। मुझे क्या करना है, इसका फेजर ड्रॉ करना है। फेजर ड्रॉ करना है तो या तो मैं हो सकता है कि वीएस को एज ए रेफरेंस लेके चलूं, या फिर मैं हो सकता है एज ए करंट आईएस को एज ए रेफरेंस लेके चलूं। हो सकता है आपने मशीन में फ्लक्स को एज ए रेफरेंस लिया होगा, हो सकता है आपने मशीन में फ्लक्स को एज ए रेफरेंस लिया होगा, आपकी मर्जी, आप किसी को रेफरेंस लेके चलो। मैं आईएस करंट को एज ए रेफरेंस लेके चल रहा हूं फेजर को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो मेरा रेफरेंस क्या होगा, करंट आईएस। तो समझ लेना, मैं आईएस को एज ए रेफरेंस लेके चल रहा हूं, तो ये मेरे पास में क्या है, करंट आईएस है, ये मेरे पास में क्या है, करंट आईएस है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने आईएस को एज ए रेफरेंस ले लिया तो बताओ वीएस जो होगा वो आईएस से लेग करेगा या लीड करेगा, वीएस जो होगा वो आईएस से लेग करेगा या लीड करेगा, जल्दी से बताओ, लेग करेगा या लीड करेगा, जल्दी बताओ, लेग करेगा, है ना। वीएस आईएस से लेग करेगा, अरे वीएस आईएस से लेग करेगा क्या, मैं आईएस वीएस से नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं वीएस आईएस से क्या करेगा, तो वीएस तो आईएस से लीड करेगा ना, क्योंकि आरएल का कॉम्बिनेशन है तो करंट लीड करता है तो वोल्टेज लीड करेगा। कितने एंगल से लीड करेगा, तो उसके लिए भी मैं नोटेशन लिख दिया कि कितने एंगल से लीड करेगा, डेल से, क्योंकि वीएस और आईएस के बीच का एंगल यही है। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि मेरा जो वीएस होगा, वीएस जो होगा वो आईएस से क्या करेगा, लीड करेगा। तो चलिए यहां पर बोल देता हूं कि ये मेरे पास में क्या होगा, वीएस होगा, और वो कितने एंगल से लीड करेगा, तो वो एंगल होगा डेल, ठीक है। नेक्स्ट, अब समझना, वीएस आ चुका है, आईएस आ गया है, तो क्या मैं आईएस इंटू आर एस ड्रॉप ड्रॉ कर सकता हूं, तो आईएस इंटू आर एस ड्रॉप कहां पर होगा, तो रजिस्टर है तो सेम करंट की डायरेक्शन में ही होगा। तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, इसी डायरेक्शन में आईएस इंटू आर एस ड्रॉप होगा, उसी को मैं यहां पर ड्रॉ करके चल रहा हूं इसके पैरेललोग्राम लो से कि ये मेरे पास में कौन सा ड्रॉप है, आईएस इंटू आर एस है। तो ये क्या होगा, आईएस इंटू आर एस। नेक्स्ट, अब आईएस इंटू आर एस आ चुका है, तो आईएस इंटू जे एक्सिस कहां पर होगा, इससे 90 डिग्री पर, इससे 90 डिग्री पर, और आईएस इंटू ये मेरे पास में क्या होगा, आईएस इंटू एक्सेस, और इनको अगर मैं पैरेललोग्राम लो से अगर मैं ऐड करूंगा तो ये मेरे पास में क्या होगा, आईएस इंटू जेड एस, ये क्या होगा, तो आईएस इंटू जेड एस। नेक्स्ट, अब मैं ईएस की बात करूं तो ईएस इक्वल टू क्या होगा, वीएस प्लस आईएस इंटू जेड एस। तो यहां से अपन क्या करते हैं कि यहां पर मुझे क्या करना है, ईएस ड्रॉ करना है, तो ये क्या होगा, वीएस प्लस आईएस इंटू जेड एस, दोनों का फेजर सम अगर मैं करूंगा तो ये मेरे पास में आएगा ईएस, ये मेरे पास में होगा ईएस। जल्दी से बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब मैंने आपको बोला था ईएस और आईएस के बीच का एक एंगल में लेके चला था, और ईएस और आईएस के बीच का जो एंगल था वो
क्या मैंने एज्यूम किया था, ES और IS के बीच का एंगल था वो था आपका डेल्टा, ठीक है। ES और IS के बीच का एंगल अपने क्या यूज किया हुआ है, डेल्टा। डेल्टा जो एंगल है वो एंगल बिटवीन ES एंड IS है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, ये मैंने एंगल ड्रॉ कर दिया। अब जल्दी से बताओ, आप ट्रांसफॉर्मर पढ़ चुके हो, जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो फ्लक्स से 90 डिग्री से लीड करेगा या लेग करेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो फ्लक्स से 90 डिग्री से लीड करेगा या लेग करेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ 90 डिग्री से लेग करेगा, इन जनरल अपन यही वर्ड बोलते हैं, एकदम सही है। बाकी वाइंडिंग के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है कि अपन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो 90 डिग्री से लेग करेगा, ये ES आ चुका है, तो मैं फिर तो मैं फ्लक्स ड्रॉ कर सकता हूं। जो फ्लक्स है मेरे पास में वो क्या करेगा, ES से 90 डिग्री से लीड करेगा। तो ये मैंने लिख दिया कि ये मेरे पास में फ्लक्स है और ये कितने एंगल से लीड करेगा, तो ये एंगल होगा मेरा 90 डिग्री। यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, अब बताओ करंट आई नोट जो है वो आपके फ्लक्स से क्या करता है, लीड या लेग। जो आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हो, फेजर डायग्राम, उसमें आप ये बताओ करंट आई नोट जो है वो क्या करेगा, फाई से लीड करेगा या लेग करेगा। तो आपको पता होगा, आपने ट्रांसफॉर्मर में ऐसे ड्रॉ किया होगा, ये फ्लक्स होता है, इधर इंड्यूस्ड ईएमएफ रहता है आपके पास में, जैसे भी आप माइनस प्लस में मान के चलते हो। बट यहां पर आप लिखते हो करंट IC, यहां पर करंट लिखते हो आप IM, और यहां से आप फेजर सम करते हो, इसको आप लिखते हो I नोट। अरे ऐसे ड्रॉ करते हो, और अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो I नोट जो होगा फ्लक्स से क्या करेगा, लीड करेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पर भी क्या होगा, इसके अंदर I नोट जो होगा वो फ्लक्स से क्या करेगा, लीड करेगा। तो चलिए अपन I नोट को अपन क्या करते हैं, फ्लक्स से लीड। लेकिन ये एंगल जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, वेरी लार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास में क्या होगा, मैं इसको बोल रहा हूं, ये मेरे पास में क्या होगा, I नोट। और मैंने यहां पर भी एक नोटेशन लिखा था, क्या नोटेशन लिखा है, तो यहां से एंगल बिटवीन I नोट एंड फ्लक्स, वो एंगल कितना है, मैंने क्या नोटेशन लिया हुआ है, अल्फा। तो वो भी मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं कि यहां पर क्या होगा, ये जो एंगल होगा वो एंगल क्या होगा, अल्फा। यहां तक किसी को कोई डाउट, अरे यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अब समझना, ट्रांसफॉर्मर में आपने इतना पढ़ा होगा कि प्राइमरी का करंट जो होता है वो I नोट प्लस सेकेंडरी करंट डिवाइड बाय N होता है, ये लिखा था। अरे ये लिखा था प्राइमरी करंट इक्वल टू I नोट प्लस सेकेंडरी करंट डिवाइड बाय N। बट ये कब लिखते हैं, जब अपन N क्या मान के चलते हैं, N1 बाय N2। बट मैंने यहाँ N2 बाय N1 माना हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, प्राइमरी करंट जो होगा वो N टाइम्स ऑफ IS होगा मेरे नोटेशन के अकॉर्डिंग। अरे मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, प्राइमरी करंट जो होगा वो I नोट प्लस क्या होगा, N इंटू क्या होगा, IS। नहीं सर, मतलब मेरे नोटेशन के अकॉर्डिंग ऐसा लिख सकता हूं मैं, कि मैंने नोटेशन अपोजिट यूज किया हुआ है। अब मशीन में आपने N1 बाय N2 लिखा होगा तो डिवाइड बाय N आता है वहां पर, बट मैंने यहाँ लिखा हुआ है N, तो मैंने इसको N कर दिया। तो मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं कि ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास सेकेंडरी करंट है, मुझे N टाइम्स ऑफ IS ड्रॉ करना है। तो मैं इसका क्या कर रहा हूं, नेगेटिव डायरेक्शन में मैं इसको N टाइम्स ऑफ IS को ड्रॉ कर रहा हूं। ये मेरे पास में क्या है, ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में क्या है, N टाइम्स ऑफ IS है। अब ऐसा मत पूछना सर ये ऐसे इधर कैसे लिया है आप, ठीक है। इतना आपने पढ़ा होगा मशीन के अंदर कि अपोजिट में अपन लेकर फिर अपन कुछ फेजर की कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया है कि N टाइम्स ऑफ IS है। अब आप मुझे बताओ, मैंने क्या बोला, अभी आपको लिखा है कि प्राइमरी करंट जो होगा वो होगा सेकंड I नोट करंट प्लस N टाइम्स ऑफ IS, लेकिन दोनों का फेजर सम होता है, मैग्नीट्यूड सम नहीं होता है, फेजर सम। यानी ये I नोट और N टाइम्स ऑफ IS का फेजर सम होगा, और उसको अपन किससे करेंगे, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ से। तो ये जो लाइन है इसके पैरेलली में यहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, इस लाइन के पैरेलली में यहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगा मैं। नेक्स्ट, और ये जो लाइन है N टाइम्स ऑफ IS, उसके पैरेलली यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे अपन, और इन दोनों का जो फेजर सम होगा वो आपके पास में क्या होगा, इन दोनों का जो फेजर सम होगा वो आपके पास में क्या होगा, क्या यही IP होगा क्या,
क्या यही आईपी होगा क्या? अरे यहां तक किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो यहां पर मैं एक एंगल मान के चल रहा हूं कि आईपी और एन टाइम्स ऑफ आई एस के बीच का जो एंगल है वो आपका थीटा एंगल है। ये एंगल क्या मान के चल रहा हूं मैं? थीटा एंगल। इसको अपन यूज करेंगे आगे जाके। तो थीटा जो एंगल है वो एन टाइम्स ऑफ आई एस और आईपी के बीच का एंगल रहेगा, या फिर आप बोल सकते हो आई एस आईपी के बीच का एंगल रहेगा। तो देखो यहां से क्या होगा, एन टाइम्स ऑफ आई एस और आईपी के बीच का एंगल है। अब देखो यहां से अगर मुझे बोल दिया जाए कि ये आई नोट और एन टाइम्स ऑफ आई एस के बीच का एंगल कितना होगा, बता सकते हो क्या? आई नोट और एन टाइम्स ऑफ आई एस के बीच का एंगल कितना होगा, बता सकते हो क्या? आई नोट एंड एन टाइम्स ऑफ आई एस के बीच का एंगल कितना होगा, बता सकते हो क्या? तो देखो समझना, मुझे ये एंगल निकालना है कि ये एंगल कितना है एक्चुअली, ये एंगल कितना है, ये मुझे चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। क्योंकि ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल भी होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये आई नोट की लाइन है तो ये भी आई नोट की लाइन है, और इस बेस के रेस्पेक्ट में कॉमन है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये एंगल कितना होगा मुझे निकालना है। तो आप मुझे बताओ पूरा एंगल कितना था, 180। तो मैं एक काम करता हूं, पूरे एंगल 180 में से क्या क्या माइनस कर दूं। तो यहां से ये एंगल कितना है, अल्फा, ये एंगल कितना एक्स्ट्रा कितना है, 90, और ये कितना है, डेल्टा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 180 माइनस 90 प्लस अल्फा प्लस डेल्टा, तो ये एंगल बचेगा 90 माइनस ऑफ अल्फा प्लस डेल्टा। अरे ये एंगल होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताओ, ये एंगल होगा या नहीं होगा, यस और नो? यस और नो? क्लियर है? तो ये मेरे पास में एंगल आ गया, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो एंगल है ये भी कितना है मेरे पास में, ये होगा 90 माइनस अल्फा प्लस डेल्टा, ये एंगल आ गया मेरे पास में। अब देखो मैं यहां से कुछ पॉइंट यूज कर रहा हूं कि यहां से अपन एक काम करते हैं, इस पे से एक, यहां से अपन एक परपेंडिकुलर डाल कर चलते हैं। तो आप मुझे बताओ, ये इसको मैं लिख रहा हूं ए, इस पॉइंट को लिख रहा हूं मैं बी, ये पॉइंट में लिख रहा हूं सी। तो ये मेरे पास में जो है ये विड्थ कितनी होगी, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये कौन सा वाला करंट था, आई नोट करंट। तो मैं आई नोट का एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा आई नोट कोस ऑफ 90 माइनस अल्फा प्लस डेल्टा, तो ये होगा आई नोट साइन अल्फा प्लस डेल्टा। और ये जो होगा वैल्यू, ये वैल्यू क्या होगी, आई नोट मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कोस ऑफ अल्फा प्लस डेल्टा, साइन होगा लेकिन 90 माइनस में कोस हो जाएगा। तो ये दोनों मैंने कंपोनेंट लिख दिए, हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट। यहां तक फेजर में किसी को कोई डाउट, यहां तक फेजर में किसी को कोई डाउट, यहां तक फेजर में किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए ठीक है, तो अब मुझे पूछ लिया जाए कि प्राइमरी करंट क्या होगा। तो प्राइमरी करंट क्या होगा, मैं बोल सकता हूं कि ये मेरे पास में क्या है, इसको आप लिख दो डी, ये पॉइंट में लिख रहा हूं डी पॉइंट। तो ए सी और डी, क्या मैं बोल सकता हूं ये एंगल कितना है, 90 है। तो ये एसीडी जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या ऐसा मैं बोल सकता हूं कि ए सी और डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, ट्राइंगल एसीडी में क्या होगा, मैं क्या लिख सकता हूं, इन ट्राइंगल एसीडी क्या लिख सकता हूं बताओ, प्राइमरी का जो करंट होगा, प्राइमरी के करंट का जो स्क्वायर होगा, प्राइमरी के करंट का स्क्वायर क्या होगा, आईपी स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो एक बेस कितना है, ए बी प्लस बी सी, और यहां से क्या होगा, हाइट कितनी होगी मेरे पास में, एडी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, आईपी करंट जो होगा वो होगा मेरे पास में ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस एडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर, ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं।
तो यहां से आईपी की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ ए बी प्लस बी सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, अगर मैं ए बी की वैल्यू की बात करूं तो ए बी कितना है, एन टाइम्स ऑफ ए बी कितना है, आई नॉट साइन अल्फा प्लस डेल्टा, और बी सी कितना है, एन टाइम्स ऑफ आई एस। तो मैं इसी को लिख देता हूं कि बी सी कितना है मेरे पास में, एन टाइम्स ऑफ आई एस इंटू आई नॉट साइन अल्फा प्लस डेल्टा, और उसका क्या होगा स्क्वायर, और एडी की वैल्यू है आई नॉट कोस अल्फा प्लस डेल्टा, आई नॉट कोस अल्फा प्लस डेल्टा। तो ये मेरे पास में क्या होगा, आईपी निकालने का फॉर्मूला होगा। ये मेरे पास में क्या होगा, आईपी निकालने का फॉर्मूला होगा। इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब आपको यहां पर ये पूछा जाए, आपको ये बोला जाएगा क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में लैंग्वेज में बोलेगा इफ सेकेंडरी साइड बर्डन इज प्योरली रेजिस्टिव। आपसे बोला हुआ है कि सेकेंडरी साइड का जो बर्डन है वो प्योरली रेजिस्टिव है। तो बताओ क्या होगा, क्या चेंज आएगा, सेकेंडरी साइड का जो बर्डन है वो प्योरली रेजिस्टिव है। इसका मतलब क्या होगा, जल्दी बताओ। सेकेंडरी साइड का बर्डन प्योरली रेजिस्टिव है, इसका मतलब क्या होगा, मतलब क्या होगा, जल्दी से बताओ। डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, सेकेंडरी साइड बर्डन अगर प्योरली रेजिस्टिव है तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से। अरे ये डेल्टा कितना होगा, सेकेंडरी साइड बर्डन प्योरली रेजिस्टिव है तो 0, क्योंकि अगर आप चेक करोगे तो यहां पर मेरे पास में क्या है, अगर ये डेल्टा जो है वो सेकेंडरी साइड का बर्डन मतलब क्या हुआ, एक्सी और आर एस दोनों को मिलाकर ओवरऑल की बात कर रहा हूं कि सेकेंडरी साइड पूरी रेजिस्टिव हो गई तो एक्स 0 होगा, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में 0। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि प्योरली रेजिस्टिव का मतलब ये है कि एक्सई इक्वल टू एक्सएस इक्वल टू 0। इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और डेल्टा की वैल्यू अगर मैं इसमें 0 पुट करूं तो यहां से क्या आएगा, आईपी इक्वल टू आएगा मेरे पास में रूट ऑफ एन टाइम्स ऑफ आई एस प्लस आई नॉट, और डेल्टा 0 होगा तो क्या बचेगा, ओनली आई नॉट इंटू साइन एल्फा प्लस आई नॉट, इसका क्या होगा स्क्वायर, आई नॉट इंटू कॉस एल्फा स्क्वायर, आई नॉट इंटू कॉस एल्फा स्क्वायर। तो ये मेरे पास में फॉर्मूला आ जाएगा। अब आपको बोल दिया जाए क्वेश्चन में, ये सारे वर्ड बोलेगा जो मैं बोल रहा हूं, आपसे बोल दिया जाएगा एज्यूम कोर लॉस कंपोनेंट आर नेग्लेक्टेड, ठीक है। आपसे क्या बोलेगा, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगा, है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज होगा। मैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला डेराइव कर रहा हूं, आगे की क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली फॉर्मूला क्या यूज करना है। अगर नहीं बोलेगा तो फिर तो क्या है, अगर अपने पास रजिस्टिव नहीं बोलेगा तो मेन फॉर्मूला यूज करना है जो अपने पास आईपी का आया हुआ है। बट अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो लैंग्वेज में बोलता है कि सेकेंडरी साइड है वो प्योरली रजिस्टिव मान के चलो, तो उसके अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूला डेराइव कर रहा हूं। और दूसरा साथ में कंडीशन वो और देता है कि एज्यूम कोर लॉस कंपोनेंट आर नेग्लिजिबल। आपसे क्या बोलेगा, एज्यूम, आपसे बोलेगा एज्यूम कोर लॉस कंपोनेंट आर नेग्लेक्टेड, एज्यूम कोर लॉस कंपोनेंट आर नेग्लेक्टेड। इसका मतलब है कि मैं आईसी करंट को मैं क्या मान के चल रहा हूं 0, तो आप मुझे बताओ आई नोट करंट और आई एम करंट दोनों ही क्या होंगे, इक्वल। आई नोट और आई एम दोनों इक्वल होंगे, तो बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, बोलो यार, 0। क्या होगा, अल्फा आपके पास में 0 होगा, एकदम सही है। अल्फा की वैल्यू क्या होगी आपके पास में 0 हो जाएगी। अब अल्फा अगर 0 हो गया, किसी को डाउट हो तो बता देना कैसे 0 है ना। अल्फा अगर 0 हो गया तो यहाँ कोस साइन 0 0 होगा, कोस 0 कितना होगा 1,
तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि प्राइमरी करंट जो होगा वो मेरे पास में होगा रूट ऑफ n टाइम्स ऑफ आई एस स्क्वायर प्लस आई नोट की जगह मैं आई एम लिख सकता हूं आई एम स्क्वायर। तो एक बार गेट का क्वेश्चन आपका ये है, पहले आए हुए हैं 2008 से पहले। तो एक बार गेट का क्वेश्चन ये, उन्होंने आई एम दिया हुआ था ऐसे मतलब, और साथ में आपको ये आई एस के रेस्पेक्ट में कुछ दे रखा होगा तो निकालना था, और आपसे प्राइमरी करंट पूछा हुआ है। तो एक बार ये एग्जांपल आया हुआ है यहाँ पर। इस फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट? इस फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि सीटी में दो टाइप की एरर प्रेजेंट होती है। ठीक है, दो टाइप की एरर सीटी में प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? पहली होती है रेशियो एरर और दूसरी होती है फेज एंगल एरर। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, दो टाइप की एरर होगी। कौन कौन सी? पहली मैंने क्या बोली? रेशियो एरर, रेशियो एरर, और दूसरी होगी फेज एंगल एरर, फेज एंगल एरर, फेज एंगल एरर। एक काम करो, पहले यहां तक के स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे अपन स्टार्ट करते हैं। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना। ये फर्स्ट पेज है। ठीक है, चलिए समझदार। तो यहां पर मैंने क्या बोला, थ्री फेज में अपनी एप्लीकेशन ही नहीं ना, आप एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे ना। आपको पता है अपनी एप्लीकेशन क्या है, तो लगभग हर फेज में आपको पता है, पावर सिस्टम में पढ़ा होगा कि रिले होती है। मेनली करंट ट्रांसफार्मर को अपन यूज ही कहां करते हैं? जहां पर रिले यूज करते हैं वहीं पर सीटी यूज करते हैं, सर्किट ब्रेकर के पास में। सर्किट ब्रेकर के पास में अपन यूज करते हैं, और वहां पर आपको पता है हर फेज में मेरे पास में हर फेज का अपना अपना सीटी होता है, हर फेज में अलग अलग सीटी कनेक्ट करते हैं। तो मेरी एप्लीकेशन ही वही है कि मुझे जो करंट ट्रांसफार्मर है वो सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर सिंगल फेज में ही यूज करना है। तो मैं क्यों थ्री फेज डिजाइन करूंगा? अपन डिजाइन सिंगल फेज ही करेंगे ना। आपको बताओगा प्रोटेक्शन, जब भी आपने पढ़ा होगा मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन, अल्टरनेटर का मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन पढ़ा होगा, उसमें भी क्या होगा, चाहे मैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर या थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन या थ्री फेज अल्टरनेटर का भी अगर मैं प्रोटेक्शन करता हूं, तो भी वहां पर सिंगल फेज के करंट ट्रांसफार्मर यूज करके मैं डेल्टा स्टार कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन करता हूं। पढ़ा है ना आपने पावर सिस्टम में, तो वो सब कुछ आप पावर सिस्टम में पढ़ चुके हो। अपन हर फेज में सीटी यूज करते हैं, इसलिए अपने को थ्री फेज करंट ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए ठीक है, अब अपन आते हैं यहां पर फिर से। दो टाइप की एरर होगी, रेशियो एरर एंड फेज एंगल एरर। तो पहला क्या होगा, रेशियो एरर। फर्स्ट क्या होगा आपके पास में, रेशियो एरर। रेशियो एरर क्या होगी, तो अगर आपको कभी भी रेशियो एरर पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होगा के एन माइनस आर डिवाइड बाय आर। ठीक है, के एन माइनस आर डिवाइड बाय आर। अगर आपको रेशियो एरर पूछा जाए तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे रेशियो एरर के लिए। अब वेर यहां पर के एन क्या है, तो के एन क्या है, के एन को अपन बोलते हैं नॉमिनल रेशियो। क्या बोलते हैं अपन इसको, नॉमिनल रेशियो। और नॉमिनल रेशियो क्या होता है, तो रेटेड प्राइमरी करंट, रेटेड प्राइमरी करंट
रेटेड प्राइमरी करंट डिवाइड बाय रेटेड सेकेंडरी करंट, ये होता है आपका नॉमिनल रेशियो। लेकिन यहां पर जो मैंने आर लिखा हुआ है, इस आर को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो रेशियो होता है वो होता है एक्चुअल प्राइमरी करंट, एक्चुअल प्राइमरी करंट, एक्चुअल प्राइमरी करंट डिवाइड बाय एक्चुअल सेकेंडरी करंट। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा एक्चुअल प्राइमरी, एक्चुअल का मतलब कि करंट क्या फ्लो हो रहा है, और रेटेड करंट कितना फ्लो हो सकता है। अगर मैं दोनों रेटेड वैल्यू लेके चलता हूं तो उसको अपन नॉमिनल रेशियो बोलते हैं। और अगर मैं एक्चुअल करंट जो आपके पास में यहां से अपन निकालेंगे, जो मैंने इक्वेशन बताई थी कि यहां से जो मैं करंट निकालूंगा ये एक्चुअल करंट आएगा इस इक्वेशन से, और ये एक्चुअल करंट होगा, और इस एक्चुअल करंट और प्लस एक्चुअल सेकेंडरी करंट जो आपको दिया होगा उनका रेशियो आप निकालोगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और आपको पूछा जाएगा कि बताओ रेशियो एरर कितनी है, तो आपको kn माइनस आर डिवाइड बाय आर करके आपको क्या करना पड़ेगा, रेशियो एरर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका रेशियो एरर निकालने का फॉर्मूला होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा आपके पास में फेज एंगल एरर। फेज एंगल एरर, ये फेज एंगल एरर से क्वेश्चन आया हुआ है आपके गेट में। एक बार एक क्वेश्चन रेशियो एरर से भी आया हुआ है, एक क्वेश्चन आपका फेज एंगल एरर से भी आया हुआ है। बस ये तीन चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहां से। तो अगर आपको फेज एंगल एरर पूछा जाएगा तो समझना, मैं कैसा क्या बोल सकता, इसके अंदर जो फेजर डायग्राम अपने ड्रॉ किया हुआ है ये आपका फेजर डायग्राम है। मैं बोल सकता हूं ये ए सी और डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसके अकॉर्डिंग क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या टेन थीटा जो होगा वो कितना होगा बताओ, इन ट्राइंगल एसीडी टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी बता सकते हो क्या, टेन थीटा कितना होगा, थीटा एंगल है आईपी और इसके बीच का एंगल है थीटा। तो टेन थीटा क्या बोलूंगा मैं, तो मेरे पास में क्या होगा, एडी डिवाइड बाय क्या होगा, एसी। ठीक है, टेन थीटा क्या होगा, एडी डिवाइड बाय क्या होगा, एसी। तो मैं यहां से क्या लिख रहा हूं, टेन थीटा जो होगा वो क्या होगा, एडी डिवाइड बाय एसी, और वो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, एडी डिवाइड बाय एसी क्या है बताओ, ए बी प्लस क्या होगा मेरे पास में बीसी। तो यहां से आप वैल्यू पुट कर लो कि टेन थीटा जो होगा वो एडी की वैल्यू क्या आ रही है, आई नॉट कोस ऑफ अल्फा प्लस डेल्टा डिवाइड बाय ए बी कितना है, इसको आप बीसी प्लस ए बी लिख दो, बीसी प्लस ए बी, बीसी कितना है एन टाइम्स ऑफ आई एस ए प्लस यहां से क्या आ जाएगा आपके पास में आई नॉट इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा। नेक्स्ट, अब मैं बोल के वही मान एज्यूम करके चल रहा हूं कि मेरा लोड जो है वो क्या है सेकेंडरी साइड का, वो क्या है मेरे पास में प्योरली रेजिस्टिव है। तो मैं यहां पर लिख के चल रहा हूं कि इफ सेकेंडरी बर्डन इज प्योरली रेजिस्टिव, तो उस केस में क्या होगा, डेल्टा की वैल्यू भी मैं आपको बता चुका हूं जीरो होगी, डेल्टा की वैल्यू जीरो होगी। तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में, तो आई नॉट इंटू यहां से क्या आएगा, कोस ऑफ एल्फा डिवाइड बाय एन टाइम्स ऑफ आई एस, आई नॉट इंटू क्या होगा, साइन ऑफ एल्फा। यही फॉर्मूला होगा। और आप मुझे बताओ एन टाइम्स ऑफ, ये आई एस है ना, एन टाइम्स ऑफ आई एस की जो वैल्यू होगी वो आई नॉट इंटू साइन एल्फा से क्या होगी बताओ, वेरी लार्ज होगी या नहीं होगी। एन टाइम्स ऑफ आई एस की वैल्यू जो होगी मेरे पास में आई नॉट इंटू साइन एल्फा से क्या होगी, लार्ज होगी या नहीं होगी। तो यहां पर मेरे पास में मैं क्या बोल सकता हूं कि एन टाइम्स ऑफ आई एस जो होगा यहाँ पर वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या होगा, आई नॉट इंटू साइन एल्फा होगा, और इसीलिए अपन इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, और ये नेग्लेक्ट हो गया। तो अब मेरे पास में जो टेन थीटा आएगा वो टेन थीटा क्या होगा, आई नॉट इंटू कोस एल्फा डिवाइड बाय एन टाइम्स ऑफ आई एस। और मैं सेम यहां पर क्या एज्यूम करके चल रहा हूं, इफ कोर लॉस कंपोनेंट आर नेग्लेक्टेड, इफ कोर लॉस
component are neglected, और अगर नेग्लेक्ट कर रहा हूं तो आई नोट की वैल्यू कितनी होगी, वो आई एम के इक्वल होगी, और अल्फा कितना होगा 0। तो यहां वैल्यू पुट कर लो, तो यहां से क्या आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू आई नोट अपॉन, आई नोट की जगह क्या आ जाएगा आई एम अपॉन एन टाइम्स ऑफ आई एस, और इसी को अपन बोलते हैं थीटा इज इक्वल टू आएगा आई एम, इसी को थीटा अप्रोक्सीमेटली अपन थीटा लिखते हैं, टेन थीटा थीटा के इक्वल होता है अप्रोक्सीमेटली, और एन टाइम्स ऑफ आई एस इंटू 180 डिवाइड बाय पाई। 180 डिवाइड बाय पाई क्यों किया बताओ मैंने, 180 डिवाइड बाय पाई क्यों किया हुआ है मैंने, 180 डिवाइड बाय पाई क्यों किया हुआ है, डिग्री के लिए। क्या होगा आपके पास में, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपको जो क्वेश्चन में आंसर पूछा होगा डिग्री में, अगर रेडियन में पूछे तो पाई डिवाइड बाय 180 को आप ये मत लिखना। तो आपको इसी को अपन बोलते हैं फेज एंगल एरर। ये किसका फॉर्मूला होगा, आपका फेज एंगल एरर का फॉर्मूला होगा। तो अगर आपको फेज एंगल एरर पूछा जाए, एक बार पूछा हुआ है, ये फॉर्मूला यूज करना था, और अगर आपको रेशियो एरर पूछा जाए तो रेशियो एरर का मैं फॉर्मूला लिखा चुका हूं, ये आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इनमें किसी को कोई डाउट, इन सभी पॉइंट में किसी को कोई डाउट, इनमें किसी को कोई डाउट नहीं? तो ये आपका है करंट ट्रांसफॉर्मर, तो ये आपका है सीटी करंट ट्रांसफॉर्मर। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो करंट ट्रांसफॉर्मर में बस ये आपके ये 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, फेज एंगल एरर, या प्राइमरी का करंट पूछेगा, या सेकेंडरी साइड को बर्डन बोल देगा 0 है। अगर आपको कंसिडर करे सारी वैल्यू तो फिर आप जो पहला फॉर्मूला लिखा रहा हूं मैं फर्स्ट वाला, वो यूज करने हैं। लेकिन जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे आपको कहीं मिलेगा टेस्ट सीरीज में, वो नॉर्मली आपको बोलेगा सेकेंडरी साइड का बर्डन प्योरली रेजिस्टिव बोलेगा ही बोलेगा, और आपको बोलेगा कोर लॉस कंपोनेंट नेग्लेक्टेड है। क्योंकि नहीं तो अगर वो नेग्लेक्ट नहीं करवाएगा तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, और इतनी कैलकुलेशन करोगे तो फिर तो आपको 15-20 मिनट लग जाएंगे, क्वेश्चन 10-15 मिनट लग जाएंगे, और 10-15 मिनट अपने पास में होते नहीं क्वेश्चन करने के लिए। तो इसलिए वो क्या करेगा, आपको नेग्लेक्ट करवाएगा ताकि आपकी कैलकुलेशन इजीली हो जाए। तो बस आपको ये फॉर्मूले पता होना चाहिए, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अरे याद रख लोगे फॉर्मूले, याद रख लोगे फॉर्मूले, यस और नो, यस और नो? ठीक है। अदरवाइज पिछले मान के चलो 2008 के बाद में आई थिंक, या 2010 के बाद में गेट में क्वेश्चन नहीं आया हुआ है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का। तो 2010 के बाद में कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। जब आप टेस्ट सीरीज भी दोगे तो टेस्ट सीरीज में भी आई थिंक सभी टेस्ट को मिला के से कहीं एक आध क्वेश्चन आपको मिलेगा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर में से, तो वहां से भी आपको नहीं मिलेगा क्वेश्चन। क्योंकि देखो क्यों नहीं पूछता है, एक तो ये मेजरमेंट में से आना ही 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब 3 या 4 मार्क्स में उनके पास में एक क्वेश्चन उनको वोल्टमीटर में से देना ही है, एक पीएमएमसी में से देना ही है। इसके अलावा इतने सारे टॉपिक बचते हैं कि अपने पास में मूविंग आयरन हो जाएगा, फिर आपके पास रेजिस्टेंस हो जाएगा, फिर एससी ब्रिज हो जाएगा, फिर सीआरओ हो जाएगा, फिर आपके पास एनर्जी मीटर है। इतने सारे टॉपिक है कि वो यहाँ तक क्वेश्चन देने के लिए पहुंचता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, पूछ भी सकता है, उसकी मर्जी, अगर वो अच्छा एग्जाम्पल। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर मेजरमेंट में बहुत सारे पढ़ाते ही नहीं, छोड़ देते हैं कि बोलते हैं कि यार 10 साल से नहीं आया हुआ है तो क्या आएगा क्वेश्चन, और वैसे भी इसमें फॉर्मूले जो होते हैं वो बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं, याद रखने पड़ेंगे, तो नॉर्मली पढ़ाया नहीं जाता है। तो आपके लिए तो ये एडवांटेज रहेगा कि अगर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन आ जाता है गेट में तो बहुत कम लोग इसको पढ़ के आएंगे, और बहुत कम पढ़ के आएंगे इसका मतलब क्या होगा, आप वो क्वेश्चन करोगे जो कोई नहीं करेगा, तो आपकी रैंक अच्छी आएगी। ठीक है, तो आपको पढ़ के जरूर जाना है। बाकी इसके ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो मैं लास्ट में कराता हूँ सभी के साथ में कंबाइंड। क्लियर है? अरे क्लियर है? याद रखोगे या आप भी नहीं पढ़ के जाओगे? पढ़ के जाओगे या नहीं जाओगे? यस सर नो? जल्दी से बताओ। जाएंगे? ठीक है, पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इजीली बन जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन डीवीएम। नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं डीवीएम। बाकी पीटी से कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा क्योंकि पीटी को अपन प्रैक्टिकली यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो वहां से कोई न्यूमेरिकल पूछता भी नहीं और बुक में भी नहीं दिया हुआ है कोई न्यूमेरिकल, है ना। नेक्स्ट डीवीएम, डिजिटल वोल्टमीटर। अब डिजिटल वोल्टमीटर कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर टाइप और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर टाइप। क्या मैं पढ़ा चुका हूं हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर टाइप डीवीएम? अच्छा, पीटी तो सेमेस्टर में भी छोड़ के गए थे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नहीं पूछेगा पीटी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको, ना टेस्ट सीरीज में भी नहीं मिलेगा, ना किसी एग्जाम में मिलेगा आपको। आप मुझे तो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर मैंने पढ़ा दिया, अरे पढ़ा चुका हूं ना पीएमएमसी के अंदर, ठीक है। पीएमएमसी मैंने पढ़ा दिया था हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। एक्चुअली वो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर जो होते हैं वो डीवीएम के क्लासिफिकेशन होते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं वहीं पर। दूसरा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर आप कहां पढ़ चुके हो? डिजिटल के अंदर, ठीक है, तो वो चीज भी आप वहां पर पढ़ चुके हो। मेरे लिए यहां से एक और क्वेश्चन बनता है डीवीएम का, वो कौन सा बनता है? NS2 1/2 मीटर, NS2 1/2 मीटर। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक NS2 1/2 मीटर है और आपको बहुत सारे एग्जांपल पूछे जाएंगे कि मैक्सिमम रीडिंग कितने डिस्प्ले होगी, या फिर आपके पास में मेन रीडिंग कितने डिस्प्ले होगी, या एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। NS2 1/2 मीटर का मतलब क्या है? 3S2 1/2 मीटर भी पूछ सकता है। NS2 1/2 मीटर को आप ऐसा भी लिख सकते हो, n की जगह मैं 3 पुट कर रहा हूं तो 3S2, n की जगह मैं 3 पुट कर रहा हूं तो क्या होगा आपके पास में? 3S2 1/2 मीटर, 3S2 1/2 डीवीएम, डिजिटल वोल्ट मीटर। तो आपको एग्जाम में पहला क्वेश्चन पूछेगा कि एक NS2 1/2 मीटर है, बताओ टोटल नंबर ऑफ डिजिट डिस्प्ले कितनी होगी। आपको एग्जाम में क्या पूछेगा? टोटल नंबर ऑफ डिजिट डिस्प्ले कितनी होगी। टोटल नंबर ऑफ डिजिट डिस्प्ले का मतलब क्या है? आपको पता है डिजिटल वोल्ट मीटर में इस तरीके से आपको डिजिट शो होती है, तो बस मैं यही पूछ रहा हूं कि यहाँ पर जो डिजिटल वॉच आपने देखा होगा वहां पर भी इस तरीके से आपका फ्लक्चुएट होता रहते हैं और आपके पास में डिजिट डिस्प्ले होती है। तो वही बात कर रहा हूं मैं कि डिजिटल वोल्ट मीटर है तो यहाँ पर कितनी डिजिट डिस्प्ले होगी? टोटल नंबर ऑफ डिजिट डिस्प्ले। तो आपसे बोला जाएगा टोटल नंबर ऑफ डिजिट डिस्प्ले कितनी होगी, तो उनको मैं क्या बोल सकता हूं कितनी होगी? तो n+1 करना है। अगर आपको कभी भी बोल दिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट डिस्प्ले कितनी होगी, तो ये n और +1 होगा। इनमें से n तो क्या होगी? ये n सारी तो क्या होगी? फुल डिजिट होगी। ये n जो होगी इन सभी को अपन क्या बोलेंगे? फुल डिजिट। और 1 जो होगी वो कौन सी होगी? हाफ डिजिट। 1 क्या होगी मेरे पास में? एक जो होगी वो क्या होगी? हाफ डिजिट। ठीक है, तो मैं इसको इधर लिख देता हूं 3S2 1/2 मीटर, 3S2 1/2 मीटर डिजिटल वोल्ट मीटर, डीवीएम कर दो इसको, 3S2 1/2 डीवीएम। तो आप मुझे बताओ अगर आपको यही क्वेश्चन इसमें पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट डिस्प्ले कितनी होगी, तो क्या बोलोगे? टोटल नंबर ऑफ डिजिट डिस्प्ले कितनी होगी? तो 3+1, इसका मतलब क्या बोलोगे? 4 डिजिट आपको डिस्प्ले होगी। तो आप यहां पर एक डिजिटल वॉच बना लोगे और डिजिटल वॉच में यहां पर आपको कितनी डिजिट डिस्प्ले होगी? 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो ये तीनों जो होगी, ये तीनों कौन सी होगी? फुल डिजिट होगी। इन तीनों को अपन क्या बोलेंगे? फुल डिजिट। और जो फर्स्ट वाली जो होगी इसको अपन क्या बोलेंगे? हाफ डिजिट। इसको अपन क्या बोलेंगे? हाफ डिजिट। और ध्यान रखना हाफ डिजिट या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। हाफ डिजिट कितनी हो सकती है? या तो 0 हो सकती है आपकी हाफ डिजिट या फिर 1 हो सकती है। नेक्स्ट, और ये जो फुल डिजिट होगी वो 0 से 9 कुछ भी हो सकती है। फुल डिजिट जो होगी वो क्या होगी? 0 to 9 कुछ भी हो सकती है। बट हाफ डिजिट ऑलवेज क्या रहेगी आपके पास में? 0 या फिर क्या रहेगी? 1 ही रहेगी।
तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ डिजिट डिस्प्ले कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ डिजिट डिस्प्ले कितनी होगी। तो यहां से मैं एक डिजिटल अगर मैं वॉच बनाऊं तो यहां से क्या आएगा, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, ये तो पहली वाली जो होगी इसको तो अपन क्या बोलेंगे हाफ डिजिट, और रिमेनिंग एन जो डिजिट होगी एंड सो ऑन, ये जो एन डिजिट है इन सभी को अपन क्या बोलेंगे फुल डिजिट, इनको अपन क्या बोलेंगे फुल डिजिट। नेक्स्ट नेक्स्ट समझना, नेक्स्ट समझना। नेक्स्ट आपको यहां पर रिजोल्यूशन पूछा जाता है, रिजोल्यूशन। अब देखो रिजोल्यूशन आपने डिजिटल में ही पढ़ा होगा, तो रिजोल्यूशन के फॉर्मूले लगभग सभी में अलग अलग होते हैं, ठीक है, कि R2R लेडर टाइप में क्या होगा या फ्लैश टाइप में क्या होगा। किसी में आप रिजोल्यूशन का फॉर्मूला बोलते हो फुल स्केल वोल्टेज डिवाइड बाय 2 टू द पावर n-1 बोलते हो, किसी में भी फुल स्केल वोल्टेज डिवाइड बाय ओनली 2 टू द पावर n बोलते हो। और ऐसे फॉर्मूले होते हैं ना आपके पास में, ऐसे फॉर्मूले होते हैं रिजोल्यूशन के डिजिटल के अंदर, सभी में अलग अलग फॉर्मूला आता है रिजोल्यूशन का। सेम यहां पर भी रिजोल्यूशन का फॉर्मूला होता है, लेकिन यहां पर रिजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो फुल स्केल वोल्टेज डिवाइड बाय 2 टू द पावर में नहीं जाता है, 10 टू द पावर n में जाता है। ये रिजोल्यूशन का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। यहां पर वोल्ट मीटर हुआ तो वोल्टेज कर देना, और करंट हुआ तो अमीटर हुआ तो करंट कर देना। यहां पर IFS डिवाइड बाय 10 टू द पावर n दोनों में सेम ही होगा। तो ये n क्या होगा यहां पर फुल डिजिट, और n यहां पर क्या होगा फुल डिजिट, वेर यहां पर n क्या होगा फुल डिजिट। तो ये आपका क्या होगा रिजोल्यूशन का फॉर्मूला होगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, तो आपको बोल दिया जाएगा कि यहां पर डिजिट डिस्प्ले हो रही है। अब आपको एग्जाम में बोल दिया जाएगा, आपको एग्जाम में यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिनिमम रीडिंग डिस्प्ले, मिनिमम आपसे बोल दिया जाएगा, आपसे बोल दिया जाएगा, पहला क्वेश्चन पूछेगा मैक्सिमम रीडिंग, मैक्सिमम रीडिंग displayed on the screen। तो आप मुझे बताओ क्या आंसर होगा अगर इस टाइप का डीवीएम दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ मैक्सिमम रीडिंग कितनी डिस्प्ले होगी, क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ, मैक्सिमम रीडिंग डिस्प्ले कितनी होगी। क्या आंसर होगा, ठीक है 1999। अब समझना क्वेश्चन में आपको वो एडिशनली आपको बोल देगा ए 02, सुनना एग्जाम्पल ऐसा बनेगा, ये तो 3:1/2 डीवीएम है, 3:1/2 डीवीएम है। आपको बोला जाएगा कि आपसे बोल दिया जाएगा फॉर एग्जाम्पल ए 0 to 10 वोल्ट 3:1/2 डीवीएम, ऐसा बोला जाएगा आपके पास में कि एक है ना 0 से 10 वोल्ट का 3:1/2 डीवीएम में। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ मैक्सिमम रीडिंग डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन क्या होगी। फिर से सुन लेना क्वेश्चन, आपसे बोल दिया जाएगा 0 to 10 वोल्ट का क्या है 3:1/2 डीवीएम में, आपसे पूछा जाएगा कि मैक्सिमम रीडिंग डिस्प्लेड कितनी होगी, ठीक है, तो क्या आंसर बोलोगे 1999 ही होगा। यानी आपको एक 0 से 10 वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना है और आपका वोल्ट मीटर 1999 2000 शो कर रहा है, ऐसा हो सकता है क्या। आपको 0 to
10 वोल्ट का डीवीएम बनाना है और आपका वोल्ट मीटर 2000 के लगभग शो कर रहा है, क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, फुल स्केल तो आपको 10 वोल्ट ही आपको क्या करना है, 10 वोल्ट ही तो आपको डिजाइन करना है। इतना आपके पास में क्या होगा, इतना शो करेगा तो फिर तो अपने पास में क्या हुआ, ऐसे मीटर डिजाइन करने का क्या मतलब हुआ कि मुझे 10 वोल्ट मेजर करवाना था और वो 2000 वोल्ट तक मुझे आंसर दे रहा है, नहीं। ठीक है, तो अपन ऐसा नहीं चाहेंगे, तो होगा क्या, अब देखो इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए, लेकिन अगर बाय चांस एक ऐसा काम हो कि यहाँ कहीं बीच में कहीं पॉइंट लग जाए, अगर यहाँ कहीं बीच में कहीं पॉइंट लग जाए, यहाँ कहीं पॉइंट लग जाए, तो फिर आप मुझे बताओ फिर क्या होगा। अगर यहाँ पॉइंट लग जाए तो क्या होगा, 19.99 शो करेगा। तो इतना जरूर चल सकता है कि यहाँ 10 वोल्ट शो करवाना है और 19.99 शो कर रहा है, तो वैसा जरूर चल सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, पॉइंट जरूर लगना चाहिए, कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, पॉइंट जरूर लगना चाहिए। अब पॉइंट कहां लगेगा वो कौन डिसाइड करेगा, रिजोल्यूशन। ठीक है, आपका जो रिजोल्यूशन का मैंने फॉर्मूला लिखाया था, ये रिजोल्यूशन डिसाइड करेगा कि पॉइंट कहां लगेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, स्टार पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। रिजोल्यूशन डिसाइड पॉइंट लोकेशन, रेजोल्यूशन जो होगा वो पॉइंट की लोकेशन को डिसाइड करेगा। ठीक है, रेजोल्यूशन जो होगा वो पॉइंट की लोकेशन को डिसाइड करेगा, और पॉइंट की लोकेशन कहां लगेगी, तो देखो अब मैं सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका रेजोल्यूशन निकालूंगा। तो यहां पर मुझे अगर रेजोल्यूशन निकालना है, रेजोल्यूशन, तो रेजोल्यूशन क्या होगा, फुल स्केल वोल्टेज कितना है 10 डिवाइड बाय 10 टू द पावर n कितना है, फुल डिजिट 3, यानी कितना हुआ 0.01। अब ध्यान रखना पॉइंट कहां लगेगा, तो बैक साइड से जितनी डिजिट के पहले पॉइंट लगा हुआ है उतनी डिजिट के बाद में यहां पर भी पॉइंट लगेगा। तो देखो अगर पीछे से काउंट करो तो 1 और 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा हुआ है, तो यहां पर भी 1 और 2 डिजिट के बाद में क्या होगा, पॉइंट लगेगा। तो यहां पर पॉइंट आएगा, तो ये पॉइंट की लोकेशन आपका रेजोल्यूशन डिसाइड करेगा कि इसमें जितनी डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा उतनी डिजिट के बाद में यहां पर भी पॉइंट आएगा। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, अब बताओ मैक्सिमम रीडिंग डिस्प्लेड कितनी होगी, तो वो होगा 19.99। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि फुल स्केल रीडिंग डिस्प्ले कितनी होगी, फुल स्केल रीडिंग डिस्प्ले कितनी होगी, तो आप मुझे बताओ फुल स्केल वोल्टेज तो मुझे कितना चाहिए, ओनली 10 वोल्ट। इसका मतलब यहां से ये क्या आ जाए 1, यहां से क्या आ जाए 1, और ये सारे क्या हो जाए, ये क्या हो जाएगा 0, और ये भी क्या हो जाए 0.00। तो इतना ही तो आपको शो करवाना है। अरे फुल स्केल रीडिंग का मतलब क्या हुआ, 10 वोल्ट आपको शो करवाना है, उसने फुल स्केल रीडिंग आपको शो कर दिया। मैंने तो ये बोला कि मैक्सिमम इतना शो कर सकता है, लेकिन फुल स्केल तो यही शो करेगा। एंड 10 वोल्ट का डिजाइन करना है तो आपको 10.00 शो करेगा। ठीक है, तो आपसे बोल दिया जाएगा कि बताओ ओवर रेंज कितनी हुई। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताओ ओवर रेंज कितनी हुई। ओवर रेंज का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा कितना उसने आपको मेजर करके दिया। तो आपको क्या करना है, ओवर रेंज निकालने के लिए, ओवर रेंज निकालने के लिए मैक्सिमम रीडिंग में से फुल स्केल रीडिंग को माइनस कर देना। तो 19.99 में से माइनस कर दोगे 10.00, तो आपका आंसर हो जाएगा 9.99। अरे निकाल लोगे इस टाइप से, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो निकाल लोगे इनके आंसर, यस और नो, निकाल लोगे। चलिए ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बोल दिया जाएगा फॉर एग्जाम्पल ए 0 to 1 वोल्ट 4:1/2 डीवीएम, ये आपको बोल दिया जाएगा, ये डीवीएम में सेम वही आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम रीडिंग डिस्प्ले कितनी होगी, मैक्सिमम रीडिंग डिस्प्ले कितनी होगी, या फिर आपसे पूछा जाएगा फुल स्केल रीडिंग डिस्प्ले कितनी होगी, फुल स्केल रीडिंग डिस्प्ले कितनी होगी, या फिर आपसे पूछा जाएगा ओवर रेंज कितनी होगी। जल्दी से आंसर बताओ, ओवर रेंज कितनी होगी, क्या आंसर होगा।
ठीक है, समझ सही आंसर एकदम। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली बता सकते हो। आप मुझे बताओ पहले तो कितनी डिजिट डिस्प्ले होगी? तो पहला मैं बोलूंगा 5 डिजिट डिस्प्ले होगी। ये 0 या फिर 1 होगी, बाकी ये 0 to 9 कुछ भी हो सकती है, 0 to 9 कुछ भी हो सकती है, 0 to 9 कुछ भी हो सकती है, 0 to 9 कुछ भी हो सकती है। तो आप मुझे बताओ यहां से बोल दिया जाएगा मैक्सिमम रीडिंग डिस्प्ले कितनी होगी, कितने डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, तो उसके लिए आप रेजोल्यूशन निकाल लो। रेजोल्यूशन तो फुल स्केल वोल्टेज डिवाइड बाय 10 to the power 4, तो वो आएगा 0.001 एंड 0.0001। तो 4 डिजिट के बाद में यहां पर पॉइंट लगेगा, तो ये आएगा मैक्सिमम रीडिंग तो 1.999 और 9, 5 डिजिट होगी ना डिस्प्ले, ठीक है। तो यहां से फुल स्केल कितना होगा 1.0000, ओवर रेंज कितनी होगी 0.9999, ये आंसर होगा आपका। आनंद आपने एक 9 कम लगाया हुआ है, 1.4 टाइम्स 9 आएगा और 1 मतलब 9994 टाइम्स आएगा। कर लोगे इस टाइप के एग्जांपल? आपको टेस्ट सीरीज में यहां से या तो ये चीजें पूछा जाएगा या फिर रिजोल्यूशन पूछा जाएगा। कर लोगे इस टाइप के एग्जांपल? एक यहां पर एक अच्छा एग्जांपल बनता है, जो इंस्ट्रूमेंटेशन में 3 क्वेश्चन आ चुके हैं और इलेक्ट्रिकल में 1 क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो एग्जांपल में लिख रहा हूं, वो अच्छा एग्जांपल है और वो एग्जांपल ही आपको नॉर्मली पूछा जाएगा, अगर पूछेगा तो सबसे अच्छे लेवल का एग्जांपल वही है। तो समझना क्या होगा। मैं लिख रहा हूं एग्जांपल, आपसे बोल दिया जाएगा ए 4:1/2 डिजिट DVM has the error specification 0.02% of reading plus 10 count। आपसे बोल दिया जाएगा इफ ए DC वोल्टेज of 100 volt is read on its 200 volt full scale, 200 volt full scale, comma the maximum error that can be expected in the reading age। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है बार बार, मेरे हिसाब से इसी क्वेश्चन में डाउट आता होगा डीवीएम के। ये डीवीएम का एक अच्छा एग्जांपल है जिसमें से इसी में आपको बार बार डाउट आता होगा कि ये जो लिखा होता है ना कि 0.2% ऑफ रीडिंग प्लस 10 काउंट, एक्चुअली इसका मतलब क्या है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में, ध्यान रखना ऐसे 3-4 क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो चुका है और इलेक्ट्रिकल में 1 बार आया हुआ है। तो ये अच्छा एग्जाम्पल है, समझना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, आपसे बोला हुआ है, पूछा हुआ है कि मैक्सिमम एरर रीडिंग में कितनी आ सकती है, कि अपन कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतनी मैक्सिमम एरर आएगी, और उसके लिए मुझे एरर का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि एरर जो है, मुझे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एरर जो है वो एरर क्या है, बताओ एरर है वो क्या है 0.2% ऑफ रीडिंग है प्लस 10 काउंट, ये इतनी एरर है मेरे पास में। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 0.2% ऑफ रीडिंग प्लस 10 काउंट, इतनी एरर है। तो बताओ रीडिंग कितनी है, उसने बोला 100 वोल्ट रीड कर रहा है, तो 100 वोल्ट का 0.2%, एक तो ये एरर है, ठीक है। तो पहले तो मैं पहली एरर निकाल देता हूं। फर्स्ट एरर कौन सी है,
तो 0.2% ऑफ रीडिंग, पहले इसको निकाल देते हैं अपन। 0.2% ऑफ रीडिंग कितना होगा, 0.2/100 इंटू रीडिंग कितनी है 100, तो यहां से क्या आएगा 0.2 वोल्ट की एरर तो यहां से आएगी। अरे ये चीज क्लियर है, 0.2% ऑफ रीडिंग की का मतलब क्लियर है कि रीडिंग की 0.2% है वो एरर है, ठीक है। तो मैंने 0.2% और रीडिंग कितनी थी 100 वोल्ट की रीडिंग है, तो उससे मैंने लिख दिया कि इतनी एरर है। अरे ये पॉइंट क्लियर है, जल्दी से बताओ, ये सर नो, ये क्लियर है, ठीक है। अब समझना, उसने बोला हुआ है प्लस 10 काउंट, कि 10 काउंट की भी मेरे पास में एरर है। अगर मुझे 1 काउंट की एरर पता लग जाए तो 10 मतलब 1 मतलब काउंटिंग जब कर रहा है ना आपका, इसका मतलब ये है, समझना 10 काउंट का मतलब क्या है, ये आपका डीवीएम है। और कौन सा डीवीएम है, 4:1/2 यानी 5 डिजिट डिस्प्ले होगी। और आपके पास में पॉइंट कहां लगेगा, तो कितना है आपके पास में पॉइंट कहां लगेगा, फुल स्केल रीडिंग कितनी है 200 है, फुल स्केल रीडिंग कितनी है 200 है। तो चलिए पहले अपन निकालेंगे रिजोल्यूशन, कि 200 फुल स्केल रीडिंग है डिवाइड बाय 10⁴, आई थिंक ये आ रहा होगा आपके पास में 0.02, ये आएगा 0.02, 0.0200 यही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू आएगी। तो आप मुझे बताओ कि कितने डिजिट के बाद में आप मतलब कितनी रीडिंग के बाद में आपको ये लगाना है, आपके पास में पॉइंट लगाना है। अब पॉइंट लगाना है तो आप अगर चेक करोगे तो मेरे पास में क्या होगा, बैक साइड से 2 के बाद में क्या होगा पॉइंट लगेगा, बैक साइड से क्या होगा 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि आप मुझे बताओ पॉइंट यहीं पर आएगा या नहीं आएगा। इसमें किसी को डाउट हो तो बता देना ना। 0 to 9, 0 to 9, 0 to 9, 0 to 9, ये 0 या 1 ही हो सकता है ना। बट इन जनरली वो बोल रहा है कि 200 की फुल स्केल डिजाइन करना है, बाद में बात करेंगे कैसे 200 आएगा। तो यानी कि 2 डिजिट के बाद में मैंने पॉइंट लगा दिया कि ये मेरी पॉइंट की लोकेशन होगी। अब आप मुझे बताओ, ये आपका डीवीएम है, समझना ये आपका डीवीएम है। अगर मुझे बोल दिया जाए कि ये डीवीएम 1, आपको ऐसा बोल दिया जाए ये 5 रीडिंग है, आपका डीवीएम 1 शो करना चाहिए। बताओ 1 शो करने के लिए आपका डीवीएम कितनी काउंटिंग करेगा, अरे कितनी बार काउंटिंग करेगा कि ये 1 शो। तो आपको पता होगा, आपने डिजिटल वॉच देखा होगा, पहले इनिशियली सभी 0 होते हैं, और डिजिटल वॉच में इनिशियली सभी क्या होते हैं 0 होते हैं। जैसे आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो तो यहां पर जब 1 आता है तो ये एक 1 से काउंट हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ 2 हुआ तो आपको पता है पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, ठीक है। पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, कितनी बार काउंटिंग किया उसने, 2 बार काउंटिंग किया। अगर मुझे बोल दिया जाए कि यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा 20 शो हो रहा है, बताओ कितनी बार काउंटिंग की होगी। तो पहले ये 0 से 1 पे गया होगा, 1 से 2 पर गया होगा, 2 से 3 पर गया होगा, ऐसे काउंटिंग करते करते 20 पर आया होगा। तो बताओ 20 शो करने के लिए इसने कितनी बार काउंट किया होगा, अरे 20 शो करवाने के लिए इसने कितनी बार काउंट किया होगा, जल्दी बताओ। एक बार काउंट किया होगा, ऐसा कैसे बोल सकते हो यार, एक बार में 20 आ जाएगा, एक बार में काउंट करने पर 20 आ जाएगा। 20 शो करना है। इधर देखो, ऐसा तो नहीं है कि आपकी डिजिटल वॉच है और डिजिटल वॉच में क्या होगा, ये 5 डिजिट है, ये सारी 0 थी, एक बार काउंटिंग करते से ये 20 हो जाएगा। एक बार काउंटिंग का मतलब है एक बार चेंज होते से 20 हो जाएगा, क्या ऐसा होगा क्या। अरे 20 शो करवाना है तो पहले सभी 0 थे, पहले ये 1 होगा, फिर ये 2 होगा, फिर ये 3 पर जाएगा, फिर ये 4 पर जाएगा, फिर ये 5 पर जाएगा, फिर ये 6 पर जाएगा, फिर ये 9 पर जाएगा। जैसे ये 9 पर जाएगा फिर ये 1 0 हो जाएगा, फिर ये 1 1 पर जाएगा, फिर ये 1 2 पर जाएगा, फिर ये 1 3 पर जाएगा, एंड सो ऑन, ये 1 9 पर जाएगा, ठीक है। फिर 1 9 के बाद में फिर मेरे पास में क्या होगा, फिर 2 0 शो करेगा। अरे डिजिटल वॉच में ऐसे काउंटिंग होती है ना। अरे स्टॉप वॉच लगाई है, स्टॉप वॉच लगाई है ना, देखा है ना स्टॉप वॉच में। अच्छा वो पीछे वाले का था, पिछले का था। स्टॉप वॉच लगाइए तो उसमें क्या होता है, पहले 0 से तो स्टार्ट होता है। इसका मतलब 20 शो करवाना है तो कितनी बार काउंटिंग करनी चाहिए, 20 टाइम्स, ठीक है। तो 20 शो करवाना है तो 20 टाइम्स काउंटिंग करेगा। तो आप मुझे बताओ फुल स्केल मुझे कितना शो करवाना है, 200। आप मुझे बताओ कितनी बार काउंटिंग करेगा, ये जो डीवीएम में कितनी बार काउंटिंग करेगा कि आपको 200 शो हो जाएगा।
कितनी बार काउंटिंग करेगा कि आपको 200 शो हो जाए? इस डीवीएम के अंदर कितनी बार काउंटिंग करे कि वो 200 शो हो जाए? जल्दी बताओ, फास्ट फास्ट फास्ट। कितनी बार काउंटिंग करेगा ये डीवीएम कि आपके पास में 200 शो हो जाए? बोलो यार, अभी तो एक का ही आंसर आया हुआ है, एक का ही आंसर आया हुआ है। आपका ये जो डीवीएम है इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, वो कितनी बार काउंटिंग करें कि आपको 200 शो हो जाए? अच्छा, सही है। चलो, 200 बार काउंटिंग का मतलब तो ये है, ये 0, ये 0, ये 2, ये 0 और ये 0। अरे 200 काउंटिंग पर तो यही शो होगा ना? अरे 200 काउंटिंग पर तो यही शो होगा ना इसके अंदर, लेकिन यहां पर तो डिजिट पे पॉइंट लग रहा है। अब यहां पॉइंट लग रहा है तो फिर तो कितना शो हुआ? अरे कितना शो हुआ? 200 या 2? इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास में कितना शो हुआ? 200 या 2? 2 शो हुआ ना। मुझे तो 200 शो करवाना है, तो मैं बोल रहा हूं कि ये डीवीएम जो था इस क्वेश्चन के अंदर, ये डीवीएम कितनी बार काउंटिंग करे कि 200 शो हो जाए? तो 200 तो ये होगा ना, क्योंकि यहां तो पॉइंट लगेगा, तो ये 200.00। अरे यही तो शो होगा। बोलो यार, यस और नो? अरे समझ में आया? यानी 200 शो करवाना है तो इसका मतलब है कि ये 200 शो करेगा। यहां तो पॉइंट लग गया ना। अगर पॉइंट नहीं लगता तो फिर आपका आंसर सही था। अगर पॉइंट नहीं लगता तो मैं बोलूंगा 200 शो हो रहा है, लेकिन पॉइंट भी तो आ रहा है, रेजोल्यूशन की वजह से पॉइंट आ रहा है। अब पॉइंट आ रहा है तो फिर तो 200 शो करवाना है, तो बताओ कितनी बार काउंटिंग करेगा कि 200 शो? आनंद बोल रहा है 1000 टाइम्स। अरे 1000 टाइम पर तो 100 ही तो शो होगा। नहीं समझ में आया? 20,000 टाइम्स काउंटिंग करेगा, ये पहले पॉइंट पहले ये 0, ये 1 होगा, ये 9 पे जाएगा, फिर इस तरह से काउंटिंग होते होते 20,000 की काउंटिंग करेगा, तभी तो 200 शो होगा। और बोलो यार, ठीक है, अब सही है। इसका मतलब है 10 मिनट। ठीक है, समझना। इसका मतलब क्या हुआ कि 20,000 काउंट जब कर रहा है, तब उस टाइम पर 200 रीडिंग क्या हो रही है? डिस्प्ले हो रही है। ये पॉइंट क्लियर है? 20,000 काउंट करने पर 200 रीडिंग डिस्प्ले हो रही है। तो बताओ 1 काउंट करने पर कितनी रीडिंग डिस्प्ले होगी? 1 काउंट पर क्या होगा? तो 200 डिवाइड बाय 20,000, तो ये कितना होगा? 0.01 होगा या नहीं होगा? जल्दी से बताओ, ये 1 काउंट का मतलब समझ में आया नहीं आया? ये 1 काउंट का मतलब समझ में आया नहीं आया? ये समझ में आया नहीं आया? यानी इसका मतलब 1 काउंट का मतलब मुझे पता लगा कि एक्चुअली यहां पर 1 काउंट का मतलब है 0.01, ठीक है, और 1 काउंट का मतलब 0.01 है, और मेरी जो एरर है वो एरर कितनी है? 10 काउंट है। अरे ये बोल रहा है ना कि 10 काउंट की एरर है। अब 10 काउंट की एरर का मतलब क्या हुआ? फिर तो 0.1 वोल्ट की एरर है। अरे 10 काउंट का मतलब क्या हुआ? 0.1 वोल्ट की एरर है। हाँ, वही 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 मैं बोल रहा हूँ। सुनो, एक्चुअली फर्स्ट डिजिट तो आपको पता है कि फर्स्ट डिजिट तो 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, ठीक है, वो नहीं हो सकती। वो मैं भी बोल रहा हूँ कि फर्स्ट डिजिट जो है वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है, बट उसने मुझे क्वेश्चन में तो ऐसा बोला ना कि मुझे 200 वोल्ट का वोल्टमीटर डिजाइन करना है। अब प्रैक्टिकली तो नहीं होगा, प्रैक्टिकली तो पहले डिजिट है 0 या 1 ही होगी, बट उसने बोला कि मुझे 200 वोल्ट का वोल्टमीटर शो करवाना है। तो देखो, जब ये 1 शो करेगा तो 1000 शो करवाने के लिए क्या होगा? 1000 टाइम्स मतलब 100 शो करवाने के लिए 1000 काउंट करेगा। तो फिर मैंने उसके रेस्पेक्ट में देख लिया कि अच्छा, अगर बाई चांस यहां पर 200 शो करवाना होता तो कितने काउंट करवाने होते? यहां पर 20,000 काउंट करवाने होते।
नहीं 199.99 नहीं, वो नहीं होगा। मैं यहां पर थ्योरेटिकली कहना कैलकुलेशन कर रहा हूं, प्रैक्टिकली कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं। थ्योरेटिकली मैं बोल रहा हूं कि अगर 200 तो ऐसे ही शो हो सकता है कि पहली डिजिट 2 हो जाए, ठीक है, और मेरे पास में यहां पॉइंट लग जाए, ऐसा हो सकता है। मतलब थ्योरेटिकली बोल रहा हूं, प्रैक्टिकली आपको कभी भी ऐसा शो नहीं करेगा। प्रैक्टिकल जो आप बोल रहे हो वो आपका आंसर सही है, बट मैं थ्योरेटिकली बोल रहा हूं कि आप मुझे बताओ। वैसे भी अगर मैं इसको ऐसा एक काम कर लूं ना कि देखो इधर यहां पर मैं लिख रहा हूं कि 20,000 काउंट का मतलब 200 वोल्ट है, तो मैं यहां पर ऐसा लिख दूं, या तो फिर 10,000 काउंट का मतलब है कि 100 वोल्ट, मेरा आंसर तो सेम ही आएगा ना। अरे 10,000 काउंट का मतलब मैं लिख दूं यहाँ 100 वोल्ट की रीडिंग आएगी, तो 1 काउंट का मतलब मैं निकाल लूं तो मेरा आंसर तो वही आने वाला है ना, 0.01, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं 1 काउंट का होगा वो 0.01 आ गया। अब 1 काउंट मेरा 0.01 है, तो आप मुझे बताओ 10 काउंट की एरर बोला हुआ है, 0.1 वोल्ट की एरर है, तो आप मुझे बताओ टोटल एरर कितनी होगी। फिर तो टोटल एरर कितनी होगी, टोटल एरर कितनी होगी, 0.2% ऑफ रीडिंग कितनी आया था, 0.2 वोल्ट, प्लस 10 काउंट की एरर कितनी है, 0.1, आंसर क्या होगा 0.3, आंसर क्या होगा 0.3 वोल्ट की टोटल एरर आएगी मेरे पास में। टोटल एरर कितनी होगी 0.3 वोल्ट। ये चीज क्लियर है, जल्दी से बताओ ये चीज क्लियर है। तो ऐसा एग्जाम्पल आपको मिलेगा एग्जाम में, क्लियर है। तो अगर ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी पूछा हुआ है, आपको यही प्रोसेस यूज करना है, टेस्ट सीरीज में भी आपको मिलेगा यही प्रोसेस यूज करना है। 1 काउंट प्लस एक्स्ट्रा में जितनी है 1 काउंट निकाल देना, और 1 काउंट के रेस्पेक्ट में, लेकिन ध्यान रखना 1 काउंट जब आप निकालो तो 1 काउंट के लिए ये फुल स्केल रीडिंग अजम्पशन मान लेना, क्योंकि डिजिटल तो आपको शो नहीं करेगा, बट एज्यूम करके जितनी फुल स्केल हो उसके रेस्पेक्ट में काउंटिंग देख लेना, फिर 1 काउंट की वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है। तो जल्दी से काम करो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो डीवीएम का। ठीक है, यहां से स्क्रीनशॉट ले लो। कंप्लीट। तो देखो डीवीएम में आपके यही एग्जांपल बनने का, या तो आपको रिजोल्यूशन पूछेगा, अच्छा बैक करना है एक बार, ये एग्जांपल या और भी बैक करना है, ठीक है। तो आपको यहां पर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो रिजोल्यूशन या फुल स्केल रीडिंग या ओवर रेंज या काउंटिंग के साथ में एरर, तो ये क्वेश्चन बनेंगे डीवीएम के अंदर। कर लोगे इस टाइप के एग्जांपल डीवीएम के, जल्दी से बताओ कर लोगे, यस और नो, यस और नो। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक पोटेंशियोमीटर। लास्ट टॉपिक होगा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, और पोटेंशियोमीटर में एक क्वेश्चन ही आया हुआ है अभी तक अपना गेट के अंदर, और
पोटेंशियोमीटर का पूरा जो एक्सपेरिमेंट आपने किया हुआ है 11th 12th के अंदर या कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में कभी आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलिए ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं पोटेंशियोमीटर में, इसको अपन क्या बोलते हैं स्लाइड वायर। स्लाइड वायर, जल्दी से बताओ ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग, रिकॉर्डिंग या नल टाइप इंस्ट्रूमेंट? क्या होता है आपके पास में, इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग, रिकॉर्डिंग या नल टाइप इंस्ट्रूमेंट? तो मैं आपको बता चुका हूं कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो ये नल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कि नल टाइप इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, पोटेंशियोमीटर। और ये क्या होता है, स्लाइड वायर। और अपन क्या करते हैं, आपको पता होगा पूरा एक्सपेरिमेंट जो आपने किया होगा, एक आप नॉन सेल लेके चलते हो और नॉन सेल लेने के बाद में गैल्वेनोमीटर का जो सेकंड टर्मिनल है उसको स्लाइड वायर पे मूव करवाते हो। जब स्लाइड वायर पे मूव करवाते हो, जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ जाता है, तो उस टाइम पर आप क्या बोलते हो कि ये स्लाइड वायर की जो लेंथ है उसको अपन क्या बोलते हैं, L1 होगी। फिर अपन क्या करते हैं, एक अननोन सेल लेते हैं, टेस्ट सेल जिसको बोल के चलते हैं, और ये गैल्वेनोमीटर फिर से अपन टेस्ट सेल या अननोन सेल से कनेक्ट करते हैं और फिर से अपन स्लाइड वायर पर मूव करवाते हैं। और जब आपके पास में लेंथ 0 आ जाती है, जहां पर डिफ्लेक्शन 0 आ जाता है गैल्वेनोमीटर में, उस लेंथ को अपन क्या बोल के चलते हैं, L2। ये एक्सपेरिमेंट किया होगा आपने। और आपको पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ। तो आप क्या बोलते हो, E2 डिवाइड बाय E1 इज इक्वल टू L2 डिवाइड बाय L1 होगा यहाँ पर। E2 डिवाइड बाय E1 इज इक्वल टू क्या होगा, L2 बाय L1 होगा यहाँ पर। अरे ये एक्सपेरिमेंट करते हो ना, ये एक्सपेरिमेंट करते हो, आपको E की वैल्यू, E1 की वैल्यू नॉन होती है, ये E2 है, E1 की वैल्यू नॉन होती है, L1 और L2 आप स्लाइड वायर से आप निकाल लेते हो, E1 आ गया, L1 L2 आ गया, E2 आपसे पूछा जाता है। सेम यही क्वेश्चन आपका गेट में आ रखा है अगर आपने रेजिस्टेंस मेजरमेंट किया होगा। तो उन्होंने बोला हुआ है कि अननोन सेल कनेक्ट किया हुआ है, नॉन सेल के रेस्पेक्ट में लेंथ दे रखी थी और आपके पास में अननोन सेल की लेंथ दे रखी थी और पूछा था कि अननोन ईएमएफ कितना होगा। ठीक है, तो बस यही क्वेश्चन आया हुआ है पोटेंशियोमीटर में से। अगर आपसे बोल दिया जाए कि बताओ पोटेंशियोमीटर फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, सेकंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है या जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, तो आप मुझे बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, E इक्वल टू के टाइम्स ऑफ L। और यहां से अगर मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूं तो ये क्या आएगा, E ऑफ S इज इक्वल टू के इंटू L ऑफ S। और यहां पर क्या होगा, आउटपुट में मुझे क्या मिल रहा है, लेंथ। आउट यहां पर मेरे पास में क्या है, लेंथ आ रही है, ईएमएफ। तो आपको पता है अगर मैं आउटपुट डिवाइड बाय अगर मैं इनपुट करता हूं, लेंथ डिवाइड बाय ES, तो यहां से क्या आ रहा है मेरे पास में 1/k। तो आप मुझे बताओ ये जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है? जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है? आपको पता है ऑर्डर देखने के लिए अपन क्या करते हैं, टाइप एंड ऑर्डर, कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम ऑर्डर मतलब S टू द पावर जितनी होती है ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है। तो आप मुझे बताओ यहां पर क्या है, S की कोई पावर आ रही है क्या? अरे S की कोई पावर है क्या? नहीं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है ESE में कि पोटेंशियोमीटर कौन सा होता है, तो जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये भी लिख देना, इट इज ए जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ले लो जल्दी से। तो यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? बोलो यार। नहीं? तो यहां तक क्या कंप्लीट है आपका मेजरमेंट। ठीक है,
यहां तक क्या कंप्लीट है आपका मेजरमेंट। ठीक है, अब अपने को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन करने हैं, लेकिन एक्चुअली आपको पता है आज पेपर था, पता है ना, आज किसी एग्जाम का पेपर था, आरएसएमएसबी का, आरएसएमएसबी का पेपर था, पता है ना, जेईएन का, आरएसएमएसबी का, आज आरएसएमएसबी का जेईएन का पेपर था। तो डिग्री वालों का तो मॉर्निंग में हो गया था, आई थिंक सुबह हो चुका था, 10 से 12 था आई थिंक, और डिप्लोमा वालों का था तो क्या है कि अभी उसका पेपर सोल्यूशन चल रहा है लाइव यूट्यूब पर, तो मुझे वहां पर जाना है पेपर का सॉल्यूशन करवाने के लिए लाइव पर। तो अपना एक इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर या करंट ट्रांसफॉर्मर का एक न्यूमेरिकल बचता है, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल वैसे मैंने आपको बता तो दिया ये सारा सब कुछ, कि ये आपको क्वेश्चन में नेग्लेक्ट करवाएगा कि सेकेंडरी साइड प्योरली रजिस्टिव बोलेगा, कोर लॉस करंट 0 बोलेगा। उस टाइप के 2-3 न्यूमेरिकल मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लोगे, फिर जो भी डाउट होगा मैं आपको वहीं पर एक्सप्लेन कर दूंगा, कर लोगे? हाँ टेलीग्राम पर, क्योंकि अभी क्या वो पेपर का फिर दूसरे सर के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं तो मुझे जल्दी से वहां पर जाना है पेपर के सॉल्यूशन के लिए। ग्रुप में आप स्टूडेंट लिंक भेज देंगे ना, आप टेलीग्राम का लिंक भेज दो सभी को, ताकि ये भी ऐड हो जाएंगे, रेगुलर स्टूडेंट भी, इनको भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। लिंक सेंड कर दो। यहीं पर चैट में सेंड कर रहे हो, चैट में सेंड कर दो लिंक। तो एडमिन जो भी हो, आप आपस में नंबर ले लेना और जो भी हो उसको आप ऐड कर देना, नहीं तो अगर मैं होऊंगा, अगर देखूंगा मैं भी नहीं हूँ शायद, आई थिंक एडमिन अगर होऊंगा तो मेरे पास जो नंबर होंगे रेगुलर वालों के मैं उनको ऐड कर लूंगा, जो एडमिन होगा वही ऐड कर पाएगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट हो, वैसे रेगुलर वालों के लिए मैंने व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्टिंग का बना ही रखा है, तो मैं वहाँ ब्रॉडकास्ट कर दूंगा आपको क्वेश्चन जो भी है। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं आओगे तो वही क्वेश्चन मैं आपको ब्रॉडकास्ट कर दूंगा वहीं पर, तो व्हाट्सएप पर आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अच्छा, जितना मैंने पढ़ाया उतना इनफ है मेजरमेंट, और एक्स्ट्रा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इससे बाहर कभी नहीं आएगा कोई क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक इतने साल से नहीं आया तो अभी भी नहीं आएगा, इतना पढ़ लेना। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मेजरमेंट दोनों में आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मान के चलना अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मेजरमेंट मिलाकर 15 मार्क्स के आते हैं, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ 100% 15 मार्क्स मेरे नोट्स में से आएंगे, लेकिन ये मान के चलना 13 मार्क्स 100% नोट्स में से आएंगे, और 13 मार्क्स अगर आप ले आओगे 15 में से तो इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। ट्रांसड्यूसर के में आज आ जाएंगे मेरे पास में नोट्स, मैं आपको सेंड कर दूंगा, है ना, आज या कल तक मैं आपको सेंड कर दूंगा ट्रांसड्यूसर के। तो चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर अपन और कभी, अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच।